मैं अनमोल दुबे और आप सभी का स्वागत है लिट चौक के सत्र में। हमारे साथ हिंदी के दो लेखक बैठे हैं जो बहुत ही चर्चित हैं और जितनी ऑडियंस बैठी है मुझे लगता है कि इनमें से ऐसा कोई नहीं होगा जो इन्हें ना जानता हो, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। सत्यव्यास जी की 5 किताबें पाठकों के बीच में हैं, जो कि 5 उपन्यास हैं, जिनका मैं क्रमशः नाम बताता हूँ। बनारस टॉकीज, बागी बलिया, दिल्ली दरबार, उप कोलकाता और 84। दूसरे साथ मेरे साथ जो बैठे हैं वो है नवीन चौधरी जी। नवीन जी 2009 से ब्लॉग लिख रहे हैं और इनके ब्लॉग बहुत ही चर्चित हैं। 2009 से 2019 तक बहुत ही चर्चित ब्लॉग रहे हैं। 2019 में सर की पहली किताब जनता स्टोर आई और आते ही वो बहुत लोकप्रिय हो गई। उसके बाद सर की दूसरी किताब ढाई चाल आई, जो दोनों किताबें हैं सर की राजनीति पे आधारित है। सर, तो मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे कि अभी बात हुई हमारी 84 पर, तो 84 किताब, जैसे कि आपने उस किताब में पूरा 84 का जिक्र किया है कि 84 में किस तरीके की घटनाएं हुई या पूरा उसको आपने दिखाया है। 84 के समय जब वो घटना हुई तो आप बहुत छोटे रहे होंगे, लगभग 4-5 साल के। तो उस घटना को जब हम पढ़ते हैं या किताब को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी किताब हमारे सामने चल रही हो रील की तरह। चाहे कोई भी घटना हो उसकी, चाहे इंदिरा गांधी की हत्या वाली घटना हो, चाहे सौर मंदिर पर कब्जा वाली घटना हो, या जो भी घटना हो उसकी बहुत अच्छी तरीके से आपने दिखाया है। तो जब उस समय आप इतने छोटे थे कि आपको इस तरीके से पूरी घटनाएं नहीं देखी थी, तो किस तरीके की समस्याएं आपको जब उसको लिख रहे थे वो आई सामने, और किस तरीके का रिसर्च आपको उस पर करना पड़ा? बहुत बढ़िया सवाल है। इसके पहले मैं कुछ बातें कर दूं। इंदौर और आसपास के जितने भी लोग साथ में हैं हमारे, उन लोगों का बहुत शुक्रिया। अपने समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला। ये बहुत न सिर्फ महत्वपूर्ण बात है बल्कि आज के समय में बहुत देखने को नहीं मिलती। तो आप जितने भी लोग बैठे हैं उनका शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और एक और बात बड़ी सुखद ये है कि ऐसा भी बहुत कम होता है कि मंच पे जो है ना वो एंकर जो है वो हमसे ज़्यादा नर्वस हो। ठीक है, तो आप लोग अनमोल के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिएगा। इसकी बहुत मेरा तक जहाँ ख्याल है कि पहली बार है तुम्हारे यहाँ पे, पहली बार है। ठीक है, तो ऐसा ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एंकर्स को भी लेके चलें। तुम्हारे सवाल पर आते हैं। उसके साथ ही मैं तो उसके पहले भी एक शेर पढ़ूंगा कि जब तलक जिंदा थे पैसे न थे करने को खर्च, जब तलक जिंदा थे पैसे न थे करने को खर्च, मर गए तो हो रही है मिर्ज़ा गालिब पे रिसर्च। रिसर्च जो है वैसे ही जो है ना वो भूतकालिक प्रक्रिया है, वो तभी की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब चीज़ें हो चुकी होती हैं। इसमें इस बात से बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है कि आप जन्म के समय कितने वर्ष के थे या आपका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरी जो अगली किताब है मीना मेरे आगे, उसमें मीना जी की वफ़ात भी जो है मेरे जन्म के काफ़ी पहले हो चुकी थी। तो अगर ऐसा हो कि हम रिसर्च न करें तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि इतिहास में हुआ क्या था। अब मैं आता हूँ कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए पैट्रिसिया कॉर्नवेल एक अमेरिकन राइटर हैं, वो कहती हैं कि आप विदाउट रिसर्च जो है वो तभी लिखें जब लेखक और पाठक इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति बचा हुआ हो। अगर इस दुनिया में 2 लोग भी हैं तो आपको विदाउट रिसर्च नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पकड़े जाने के 50% चांस रहेंगे। रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी है कि आप एक जहन से लिखते हैं। लिखने वाला जो लेखक है उसका एक जहन है। हिंदी में कम से कम 5000 पाठक हैं आपके पढ़ने वाले, तो 5000 जहन है आपकी गलतियों को पकड़ने वाला। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कहानियाँ रिसर्च से लिखें। और जहाँ तक आपने स्पेसिफिकली 84 की बात की, तो क्योंकि वो इतना सेंटिमेंटल इशू था कि वहाँ ये भी बहुत ज़रूरी था कि मैं जो कुछ भी लिखूं उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो कुछ। मैं ऐसा कुछ न लिख जाऊं जिसके बारे में अगर मुझसे सवाल हो तो मेरे पास उसके जवाब नहीं हो। तो इसलिए भी वो सारी चीज़ें जिसके मेरे पास सेकेंडरी एविडेंसेस मौजूद थे, उसको लेके फिर मैंने कोशिश की कि मैं इसको कितना ज़्यादा जो है वो फिक्शनलाइज कर सकता हूँ, ताकि उसका लॉजिक भी बना रहे और उसके साथ साथ जो है वो उसके पीछे की जो घटना है, सत्य घटना, वो भी बनी रहे। तो बहुत ज़रूरी है। और इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ता है कि आप किस उम्र के थे आप और कितने बड़े थे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कितना रिसर्च किया उसके लिए। जी।
नवीन जी, आपकी जो किताबें हैं दोनों बहुत ही चर्चित किताबें हैं, और ये दोनों किताबें राजनीति पे आधारित हैं। पहली जो किताब है जनता स्टोर, वो छात्र राजनीति पे है। दूसरी किताब है जो छात्र राजनीति से आगे उठ के आती है। तो आपकी दोनों किताबों को जब व्यक्ति पढ़ता है तो आपको एक जॉनर में रख देता है कि आप राजनीति पर केवल लिखते हैं। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों जो किताबें आपकी हैं, तो उन किताबों को लिखने में सबसे ज़्यादा समस्या किस किताब में ज़्यादा हुई और किस में ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा आपको? दोनों किताबों की अगर हम बात करें तो उस बात से पहले एक बहुत ज़रूरी बात ये बताऊं, जब अनमोल कह रहे थे 84 की बात कर रहे थे, तो अक्सर हम लोगों का जो इंट्रोडक्शन मेरा और सत्यभाई का होता है युवा लेखक के तौर पे होता है। तो ये 84 में भले 4-5 साल के हो, मैं पैदा नहीं हुआ था, ठीक है, तो इस बात को मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। तो जो दोनों किताबें हैं, जनता स्टोर छात्र राजनीति के ऊपर आधारित है और ढाई चाल जो है वो एक रेप केस के ऊपर है, जिस मीडिया की आज आप बात करते हैं, कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई सेक्युलर मीडिया कहता है, लेकिन मैं मीडिया के मैनेजमेंट साइड में रहा हूँ, मीडिया को ब्रांड बनाने वाले साइड में रहा हूँ, तो मैं मीडिया का एक बहुत दूसरा एंगल जानता हूँ जो प्रायः बाहर से हम लोग नहीं जानते। तो मीडिया किसी भी एक जघन्य अपराध को पॉलिटिक्स मीडिया ये कैसे घुमाता है, तो दोनों में एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। छात्र राजनीति के अंदर कभी मैं हिस्सा था, तो एक जो है प्राइमरी कहीं ना कहीं एक रिसर्च तो थी अपनी खुद की, वो अनुभव भी कुछ थे। जो उसमें रिसर्च का हिस्सा रहा वो रिसर्च ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर आधारित रहा कि अभी कितने चेंजेस हैं। मेरी कहानी का जो दौर है वो 95 से 2000 का दौर है, और ये बोल के मैंने फिर आपको बता दिया कि शायद मैं भी 84 में 4-5 साल का था, लेकिन 95 से 2000 का दौर है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उसमें से कई होंगे जो 95 के बाद ही पैदा हुए होंगे। ये ऑडियंस उसको क्यों पढ़ेगी, उसके लिए क्या इंटरेस्ट होगा उसमें। तो उसके बाद जेएनयू में, डीयू में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने दोबारा घूम के कई चीज़ों को वापस नोटिस किया, क्या नया हो रहा है, कौन सी चीज़ें जो सतत हैं, कौन सी चीज़ें जो चेंज हुई हैं। और यहाँ पे फिर राइटर के पास होता है कि जो चेंज हो गई क्या उसको रखना है, या जो पुराना था उसको कहीं जोड़ना है, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया भी नहीं हो जाना चाहिए। तो एक उसमें रिसर्च रहा, लेकिन ढाई चाल में रिसर्च काफ़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि ये जिस बलात्कार की घटना उसके प्रमुख केंद्र में है वो एक वास्तविक घटना है। उस घटना को लेकर देश में जो राजनीति हुई, तो उस घटना के ऊपर इर्द गिर्द बहुत सारी खबरें थी, मीडिया के अंदर काफ़ी सारा काम है, मेवात इलाके का उसमें जिक्र है, मेवात को सब लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। और मैं राजस्थान में पढ़ा बढ़ा, लेकिन मेवात से मेरा बहुत वास्ता नहीं पड़ा था। मेवात का कल्चर जो है जयपुर के कल्चर से बहुत अलग है, तो उस कल्चर को समझना, तो इस सब में रिसर्च बहुत सारी हुई। क्या हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जब अनमोल आगे बात करेंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे। जी, मेरा अगला सवाल आप भी इसी टॉपिक पर था कि जब मैं जनता स्टोर पढ़ रहा था तो मेरे पापा से अमूमन कम बात होती है, लेकिन जब मैंने वो किताब ख़त्म की, तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, झांसी से, तो हमारे यहाँ पर छात्र राजनीति के छात्र चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो मैंने पापा से बात की, और शायद वो सबसे लंबी मेरी बातचीत हुई उनसे, कि मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनके ज़माने में किस तरीके से छात्र राजनीति होती थी और किस तरीके के चुनाव होते थे, कितने बड़े लेवल तक वो चुनाव जाते थे। आपकी किताब में जो घटनाएं थी उन घटनाओं पे मैंने बातचीत की, किस तरीके की होती है कि डायरेक्ट सीएम भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं या इस तरीके की चीज़ें। तो मेरा सवाल आपसे है कि एक पीढ़ी हो गई मेरे पिताजी वाली, एक आपकी पीढ़ी और एक अब हम लोगों की, तो और एक आने वाली, तो इन 4 पीढ़ी को किस तरीके से किताब आपकी जोड़ के रख सकती है, और उसके लिए आपने किस तरीके की मेहनत की है कि वो व्यक्ति को ना लगे कि ये अलग तरीके की किताब हो गई है या ये हमारे समय की नहीं है, या जैसे जब मैं पढ़ा तो मैं बताया कि मैंने अपने आसपास देख रहा था उस कहानी को, तो इसके लिए कितनी मेहनत हुई है? देखिए, यहाँ 3-4 पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं। छात्र राजनीति की अगर आप हिस्ट्री देखें, पहले हमारे देश में 21 साल में वोटिंग का अधिकार था हमारे को। छात्र राजनीति का जो उदय हुआ था उसका आइडिया ये था कि युवाओं को ये पता हो वोटिंग का प्रोसेस क्या होता है। कॉलेज से हमें वोटिंग का प्रोसेस सिखाया जाता था। 70 के दशक में देश में जो है आंदोलन होने शुरू हुए सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये वो समय था जब तक सरकारों का दखल इस तरह से छात्र राजनीति में नहीं था जैसा अब नजर आता है। जब ये आंदोलन होने शुरू हुए तो आंदोलन के बाद आप में से जो भी इतिहास पढ़ते हैं को पता होगा 75 में इमरजेंसी लगी, 78 में क्या हुआ, और वो सारा का सारा दौर छात्रों की वजह से वो आंदोलन बड़ा बना, वहाँ से सरकार चेंज हुई। और ये पहली बार था जब हर पार्टी के नेताओं को लगा कि ये एक ऐसी ताकत है जो किसी भी दिन हमें चेंज कर देगी। तो राजनीति, छात्र राजनीति में राजनीति प्रमुख शब्द है जो कि नेताओं को और छात्रों को जोड़ती है। तो पिछली पीढ़ी में उन्होंने आंदोलन देखा, जो जनता स्टोर में आंदोलन नजर आता है छात्रों का।
इसके बाद जो है अपराधीकरण जो उसका शुरू हुआ, जो हमने देखा और जो आप भी देख रहे हैं, ये कॉमन चीज़ वहाँ पर नज़र आती है। तो ये कई बार हिस्ट्री हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे सत्य ने बहुत सुंदर बात कही थी कि मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता था उस चीज़ को, 84 में क्या हुआ। तो ये वही चीज़ है कि हमें वो पता होना चाहिए। जब मैं कहानी लिख रहा हूँ तो 70 के दशक में जो हुआ उसका इम्पैक्ट आप आज देख रहे हैं, कई सालों के बाद देख रहे हैं। तो वो डिफरेंस जो दिखता है, वो डिफरेंस आपको नज़र आता है जो तीनों चारों पीढ़ी के साथ कनेक्टेड है। अभी तक किताब रेलेवेंट है, ये राइटर के तौर पे खुशी होती है, लेकिन एक भारत के नागरिक के तौर पे मुझे खुशी होगी कि मेरी किताब जो है 5 साल में इररिलेवेंट हो जाए। उनको लगे कि पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें करते हैं, छात्र राजनीति में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सत्य भैया, 84 की बात चल रही है, तो अगर 84 को हम छोड़ दें, बागी बलिया हो, चाहे बनारस टॉकीज हो, चाहे वो कोलकाता हो या दिल्ली दरबार हो, या आपकी चारों किताबों में एक शहर के बारे में, हर एक किताब शहर पे आधारित है और उसमें आपने उस शहर की जीवनचर्या को बहुत अच्छे से दिखाया है, क्या उसकी लाइफ स्टाइल है, किस तरीके से उस शहर में बोली है। तो इतने सारे शहरों की आप कहानी जब लिखते हैं या अलग अलग शहर के बारे में लिखते हैं, तो उसमें किस तरीके से आप उस पर रिसर्च करते हैं या किस तरीके से उसको जीते हैं? क्योंकि जब हम किसी कहानी को लिख रहे होते हैं तो उसको जीना भी पड़ता है, उस लाइफ को जीना भी पड़ता है। तो इसके लिए क्या मुश्किलें सामने आती हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। इसका जवाब भी फिर एक शेर से देता हूँ कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मशरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो जब भी आप इस तरह की, अच्छा ये भी बहुत कम होता है कि एंकर भी आपकी बात पर ताली मार दे, तो एक अनमोल के लिए जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं आता हूँ फिर तुम्हारे सवाल पर कि जब हम किसी शहर के बारे में लिखते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मेरी किताब का टाइटल ही शहर के नाम पर है। ठीक है, तो चलो 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि उस शहर के बाहर के लोगों को तो हम स्थान हो गया या जो लिंगो हो गया, इस वजह इन सब चीज़ों से धोखे में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो शहर के मेरे पाठक हैं वो तो तुरंत पकड़ लेंगे। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैं उस पार्टिकुलर जगह की रिसर्च करूं। इसके बावजूद जो है गलतियां हो जाती हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि रिसर्च आप कितना भी कर लें, अभी जैसे पिछली बार बात हुई कि 3 पीढ़ियों की बात हुई, मेरी जो अगली किताब है वो मुझे लगता है 1931, वो मेरे दादाजी की पीढ़ी की बात होगी। तो मैं अगर वहाँ लिख रहा हूँ तो भी मुझे ये ध्यान रखना है कि उस वक्त के बारे में अगर कोई आज का व्यक्ति पढ़े तो ये देखे कि कंटेंट कितना रेलेवेंट है, और ये भी देखे कि क्या मैं कहीं उछल कूद के आगे तो नहीं आ गया आज के 90 साल बाद की बात जब मैं कर रहा हूँ। वो कहानी अगर मिदनापुर पे है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मिदनापुर का डायलेक्ट कैसा है, और ये भी ध्यान रखना है कि मिदनापुर का डायलेक्ट उस वक्त कैसा होगा। 90 साल में बांग्ला भाषा में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई होंगी। आज जो बोली जा रही बात है, क्या मैं वो रख रहा हूँ? अगर वो रख रहा हूँ तो मैं फिर अन्याय कर रहा हूँ उस समय काल के लिए जबकि मैं कहानी लिख रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब अगर आपने किसी शहर पर आधारित कोई चीज़ रखी है तो कम से कम उसके डायलेक्ट पर, क्रोनोलॉजी पर, और अगर आप किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं तो उसके नाम पर जो है आपकी पकड़ हो, आपका रिसर्च हो। तो ये मतलब ऐसा है कि ये सायास होता है। जब मैं ये सोच लेता हूँ कि मेरी किताब किसी शहर के नाम पे होगी तो मैं ये भी सोच लेता हूँ कि मुझे इसके लिए क्या क्या रिसर्च करनी है। तो वो रहती है तैयारी। बावजूद मैं बताऊँ इसके कि गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने एक बार दिल्ली दरबार में जहाँ तक मेरा ख्याल है लक्ष्मी नगर से शहादरा सीधे मेट्रो चला दी है। ठीक है ना, वो किसी ने मुझे बताया कि वो सर लक्ष्मी नगर शहादरा की डायरेक्ट मेट्रो नहीं है, वो बदलना पड़ता है कहीं से आके। तो ये चीज़ें होती हैं, बट ठीक है, ये रिसर्च में चीज़ें छूटती हैं। 100% आप कभी भी चीज़ों को नहीं ठीक कर सकते। अपनी तरफ से कोशिश की जानी चाहिए कि रिसर्च जो है फुल एंड फाइनल हो। जी। जो मेरा अगला सवाल है मैं उसका जवाब आप दोनों से चाहूँगा। जब एक किताब को हम लोग लिख रहे होते हैं तो उसमें रिसर्च और कल्पना, इसमें से जाना जरूरी क्या होता है? परिणोन भैया। इंटरेस्टिंग है। रिसर्च देखिए, कल्पना जो है मेरा जो प्रोसेस है, मैं अपने आसपास की घटनाओं को लेके चलता हूँ। रिसर्च इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस कल्पना में जिस कहानी को रच रहे हैं, जो अपनी कल्पना है, उसका एक आधार सही हो। मैं परियों की कहानी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सुपरमैन भी नहीं लिख रहा हूँ, तो सुपरमैन के केस में भी रिसर्च होती होगी, लेकिन मैं उन लोगों की कहानी बता रहा हूँ जो हम लोगों के बीच में है। तो यहाँ पर जो भी कल्पना की बात हो रही है, जो हम बेस बनाना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पे जब मेवात की मैं बात करता हूँ ढाई चाल में,
तो मेवात इलाके के बारे में आप सब ने पिछले 3-4 साल में सुना होगा कि मुसलमानों और वो लिंचिंग की घटनाएं आपने सुनी होंगी कि बीफ खाते हैं, मार दिया, ये सारी घटनाएं हुई। और मैं आपको बताऊं कि मेरा यही मानना था कि मुसलमान बीफ खाते हैं, लेकिन मेवात इलाके में घूमने के बाद मैं ये समझ पाया कि वहाँ का मुसलमान बीफ नहीं खाता। न खाने का कारण ये है कि वहाँ के मुसलमान गुजर और राजपूत थे, वो कन्वर्ट हुए और बहुत सालों तक उन्होंने जो है कुआं पूजन होता था तो भैरव बाबा की पूजा करते थे, हिंदू रीति रिवाज अपनाते, कपड़े उनके वही थे। 1925-26 में जब तबलीगी जमात वहाँ पर आया तो उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी चेंज होनी शुरू हुई। तो वहाँ का जो पूरा हिस्ट्री है वो कैसे चेंज होती है। तो मेवात की जब मैं आज की कहानी बताता हूँ तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी में ये हिस्सा आपको कहानी उपन्यास में नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं उसको समझता हूँ तो जो अभी सत्य ने कहा कि इतने सालों में 1931 के बाद या कहीं की भाषा में कितना चेंज हुआ होगा, ये चेंजेस जो आप नज़र आ रहे हैं जब आप हिस्ट्री को जानते हैं तो उस हिस्ट्री के साथ आप प्रेजेंट में आते हैं, चेंजेस हुए होंगे, लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हुआ होगा। तो मेरे पात्रों को क्रिएट करने में वो रिसर्च मुझे समझाता है कि इस आदमी की सोच कैसी है, क्योंकि उसमें एक पात्र ऐसा भी है जो कि पुराने हिस्ट्री को जानता है, वो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई पात्र जो आज की घटना देख रहे हैं, जो आज व्हाट्सएप के दौर में है, वो पात्र आज के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो कल्पना आप जो बुनना चाहते हैं, क्योंकि कहानी तो काल्पनिक है, वहाँ पर ये घटना तो नहीं हुई जो मैं मेवात की घटना बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं हिस्ट्री जानता हूँ तो मैं उसको बिल्ड कर सकता हूँ ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ, कि जब आप कल को कोई भी घटना ऐसी देखेंगे तो आपको वो फिक्शन बुक भी नॉन फिक्शन की तरह एक रेफरेंस महसूस होगी। सत्य भैया। ये मेरी जो कहानियाँ होती हैं, उपन्यास होते हैं, वो उफ कोलकाता की बात अगर मैं ना करूं, बाकी 4 और आने वाली 2 किताबों की बात करूं, तो वो किसी एक ऐसी घटना पे होती है जो सत्य घटना होती है। मैं उसके इर्द गिर्द जो है अपनी कहानी बुनता हूँ। बनारस टॉकीज़ की अगर बात करूँ तो वो संकट मोचन बॉम्ब ब्लास्ट पे आधारित था। दिल्ली दरबार की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ, आपके लिए न्यूज़ होगा कि 2011 में इंदौर के एक लड़के ने IIM में ब्लूटूथ के थ्रू फर्स्ट टाइम ब्लूटूथ चीटिंग की थी और वो पकड़ा गया था। तो उस पे बेस करके मैंने दिल्ली दरबार लिखी थी। 84 जैसा आप सब जानते हैं कि वो 84 की घटना के आधार पे थी एंड ऑल दैट। बागी बलिया जो है वो बलिया में हमारे समय अखिलेश सिंह शक्ति नेता हुआ करते थे, उनकी घटना पे है। तो क्योंकि मैंने कोई एक कहानी ली हुई है जो असली कहानी है, जो इतिहास में घटी हुई है, तो मुझे उसके आसपास फिक्शन बुनना होता है। मेरे पास ये लिबर्टी बहुत कम होती है कि मैं अपनी कहानी को बहुत ज़्यादा फिक्शनलाइज करता हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि मुझे इस बात का भान रहता है कि मैं जो कुछ भी लिखूँ, वो जो कुछ मैं फिक्शन जोड़ रहा हूँ उसमें भी ये रिसर्च हो कि उस समय क्या 84 की अगर मैं बात कर रहा हूँ और मैं बताऊँ कि बोकारो जैसे शहर में सब लोग कलर टीवी में देख रहे थे, ठीक है ना, तो ये मैं पकड़ा जाऊंगा। वो तुरंत मेरे पिताजी पकड़ के बोलेंगे कि कलर टीवी तो 1988 में श्रीवास्तव जी के घर में पहली बार आया था, हमारे यहाँ तो था भी नहीं है चीज़ें। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो पकड़ी जाती हैं चीज़ों को लेकर। तो फिक्शन, जब हम फिक्शन के साथ ब्लेंड करके अगर कोई फैक्चुअल चीज़ें लिखते हैं, वहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि फिसल नहीं जाए हम। हमारे पास लिबर्टी थोड़ी कम होती है, अकॉर्डिंगली फिर हमें लिखना होता है। जी नवीन भैया, जब हम किसी किताब का प्लॉट बना रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब हम पूरा प्लॉट बना लेते हैं और फिर उसका शोध करते हैं, जब उस पर कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तो पर लगता है, हमें समझ में आता है कि इसका प्लॉट पूरा बदल गया है और जो रिसर्च सामने आया इसमें तो पूरा हमारा जो प्लॉट था ये प्लॉट ही बदल दिया है। तो उस समय कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं कि किस तरीके से कहानी को प्लॉट में बनाना है, और उस समय जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, मार्केटिंग का आदमी हूँ। मार्केटिंग रिसर्च जब हम लोग करते हैं, हाइपोथेसिस लेके करते हैं। हाइपोथेसिस जो होगा वो आप एक लेते हैं कि ऐसा होगा, फिर आप रिसर्च करते हैं, वो हाइपोथेसिस ट्रू प्रूव होती है, रॉन्ग प्रूव होती है। तो जब उस हाइपोथेसिस के हिसाब से जब मैं कहानी लिख रहा हूँ, उसका एक ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। जब मैं अपने उपन्यास के अंदर ढाई चाल में ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से मीडिया का मैनेजमेंट एक्चुअली खबरों को घुमाता है, ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा, तो वहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। तो रिसर्च में जब अपन जाते हैं तो ये आइडिया आपको तभी आया है, ऑब्जेक्टिव, जब आपने कुछ वैसा देखा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि चीज़ें वैसी ही होंगी। लेकिन कई बार आपकी थ्योरी चेंज होती है, जैसे मेवात का मैंने उदाहरण दिया। मेवात में मेरी थ्योरी चेंज हो गई, जो मैं सोच रहा था उसके बारे में। तो यहाँ पर वो चेंज होने के साथ ऑब्जेक्टिव अभी भी यही है
ऑब्जेक्टिव मेरा अभी भी चेंज नहीं हुआ है, बस मैं जिस तरीके से उस चीज़ को दिखाना चाहता था अब वो नहीं दिखेगा, अब वो कहानी का तरीका चेंज होगा क्योंकि ऑथेंटिक मुझे बनाए रखना है इसको। तो सिर्फ मुझे लगता है कि उतना सा ही इसमें किया। फ्रस्ट्रेशन तो क्या है, ये तो खुशी होनी चाहिए कि यार आपके पास गलती होने से पहले पकड़ में आ गया, तो मेहनत बढ़ जाती है। बस मेहनत की बात हम कर सकते हैं कि ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाती है, बाकी फ्रस्ट्रेशन जैसा मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक। सत्य भैया, जब किताब का हम शोध कर लेते हैं और अनुभव हमने अपना लिया होता है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि बनारस टॉकीज की अगर हम बात करें तो उसमें आपका अनुभव है, या कोई ऐसी किताब, या हम बागी बलिया की बात करें तो उसमें आपका अनुभव भी है और कुछ रिसर्च भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप रिसर्च कर लेते हैं और अनुभव होता है वो तो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो ऐसे में अनुभव और रिसर्च में से किसको वरीयता देते हैं? देखो, मैं एक एग्जांपल देके ही फिर इसको बताऊंगा कि जो मैं 1931 लिख रहा हूँ, मतलब लिख रहा था जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैं चाहता था कि 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह को एग्जीक्यूट किया गया, उसके 2 महीने बाद की घटना है जो मेरी किताब जिस पे बेस्ड है। अब तुम देखो कि अगर मैं मई की बात कर रहा हूँ, मई 1931 की, मई 1931 के लिए मुझे रिसर्च मटेरियल कहाँ मिलेगा? ठीक है ना, कुछ किताबें मिली। मुझे दरअसल ये बात चाहिए थी कि जो इंसिडेंट मैं चाह रहा हूँ जिस पे मेरी पूरी किताब बेस्ड है, उसके बारे में मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कहाँ से मिलेगा? ठीक है, मुझे पता है ये बात सत्य है, मुझे पता है ये घटना हुई है, इतिहास में दर्ज नहीं की गई है, लेकिन कहीं तो दर्ज होगा, मैं कहाँ से लाऊँ? तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर एजेंसी आर्काइव है जहाँ 1700 से लेके आज तक के सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बट वो पेड है। ठीक है, मैंने अपने मीडिया में सारे मित्रों को खंगाल लिया कि भाई किसी के पास इसका अगर आईडी पासवर्ड हो तो मुझे दे दो, मुझे एक केवल न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए, उसका स्निपेट मुझे दिखा रहा था बट वो नहीं दे रहा था, किसी के पास नहीं था। खैर मुझे वो लेना पड़ा सब्सक्रिप्शन, और केवल उस एक के लिए, और मैंने फिर उसको लिया अपनी किताब में और फिर अपनी कहानी को एक वो दिया कि हाँ ये सच घटना, सत्य घटना है। वो आप समझें कि चाइना हेराल्ड न्यूज़पेपर में इंडिया की न्यूज़ आई है 1931 में, इंडियन किसी न्यूज़पेपर में आई भी होगी तो किसी ने उसको मतलब रखा नहीं प्रिजर्व करके, वो चीज़ें खत्म हो गई। तुम्हारे सवाल को मैं इसलिए इसमें जोड़ रहा हूँ चीज़ों को लेके कि फ्रस्ट्रेशन होता है वहाँ पे। फ्रस्ट्रेशन इस बात का होता है कि यार मैं जान रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, ऐसा हुआ है, लेकिन अगर कोई मुझसे सवाल कर देगा कि आपने ये लिखा है, ये कहाँ से है, ठीक है, तो मैं क्या प्रूफ दूंगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो गोली मारी गई, उसके 3 मतलब जब शहादत दी उन्होंने, माफ़ कीजिएगा मुझे, तो उसके 3 वर्जन जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में इलाहाबाद में अवेलेबल है। ठीक है, आप किसको मानेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे ला। वहाँ फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि 3 आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल हैं, आप किसको मानेंगे? फिर आप थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं, आपको जो ज़्यादा सही लगता है आप उसको लेते हैं, और फिर आप एक नोट डालते हैं कि हालांकि ये नोट डालने वाली बात इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जिस बात को मैं सच मान रहा हूँ वही आखिरी सच हो, ठीक है ना, तो वो आपको दिखाना पड़ता है कि ये मेरा सच है, मैं इसको इस तरह मान रहा हूँ, आप कैसे देखते हैं वो आपके ऊपर है। बाकी दोनों मैंने एविडेंस भी दे दिए हैं। तो मेरा ये कहना है इसमें कि फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन वही तो मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना कि हम कैसे उससे उभरते हैं और कितनी अच्छी तरह से अपनी कहानी पेश कर पाते हैं। तो बिल्कुल रहता है फ्रस्ट्रेशन कभी कभी, जब चीज़ें काम की नहीं मिलती या काम की चीज़ें मिलती भी हैं तो उससे वो चीज़ उभर कर नहीं आ पाती जिसके लिए हमने मेहनत की थी। जी नवीन भैया, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जॉब कर रहा होता है और उसके साथ वो किताब भी लिख रहा होता है, तो ऐसे में जब रिसर्च करना होता है या जाना उस पर रिसर्च का काम होता है, तो उसके लिए समय कैसे निकाल पाता है व्यक्ति और किस तरीके से रिसर्च करता है? ये कितने लोगों को लगता है उनके पास टाइम नहीं है? बिल्कुल कोई है? वो सब देखिए, आपकी तो सिचुएशन अलग है, कर्नल साहब की सिचुएशन अलग है, तो उनको मैं माफ करता हूँ। बाकी सबको मैं कहता हूँ आपके पास बहुत टाइम है, आपको पता नहीं है। जब मैं नॉवल लिख रहा था, देखिए वीकेंड तो होते ही है हमारे पास, आप वीकेंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आपके पास एक मिशन है कि मुझे किताब लिखनी है, और जब आप मिशन में जा रहे हैं तो मिशन में कर्नल साहब यहाँ बैठे हैं, मिशन में तो सोते नहीं है जिससे में उनका मिशन होता है, तो आप भी तो एक मिशन पे हैं जब किताब लिख रहे हैं, तो उस मिशन के लिए आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं?
आपके पास जितना भी समय है आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये समझ में आया, मेरी दिनचर्या में रात के 9 से 11 का समय ऐसा था जिसमें मैं डिस्टर्ब नहीं होता था या मेरा दिमाग ठीक चल रहा है। सबका अपना अपना एक टाइम होगा। मेरे पिताजी सुबह 5 बजे उठते हैं, 5:30 से 7:30 का उनका नियम है कि वो या तो पढ़ेंगे या लिखेंगे। तो हम सबका अपना एक बॉडी क्लॉक है जिस भी तरीके से आपको लगता है। ये एक टाइम है। ट्रैवल मेरा बहुत होता था जब मैं जॉब में था। उस ट्रैवल के बीच में भी ऐसा समय आपके पास हमेशा होता है जब आप कर सकते हैं। अब हम इस इवेंट में आए, यहाँ सबसे मिल रहे हैं, लेकिन एक किताब मेरे साथ चल रही है जो कि मैं आगे कुछ किसी ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ मुझे मौका मिल रहा है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। वो टाइम आपको आइडेंटिफाई करना है, वो टाइम आइडेंटिफाई करके आपको काम करना है। वो आलस छोड़ना पड़ेगा कि संडे के दिन, आज संडे है तो 9 बजे तक सोएंगे। तो संडे को अगर मैं वीकडे में 7:30 बजे उठता था, संडे को तो मैं 6 बजे उठ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना काम खत्म करना है। तो ये थोड़ा टाइम अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं होता हमारे पास। सत्य भैया, कई बार जैसे आप बता रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको नहीं मिल रही थी, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें जो चीज़ चाहिए रिसर्च के लिए वो नहीं मिल रही है, तो राइटर ब्लॉक्स आ जाते हैं। तो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं? कि आपके साथ कभी कोई ऐसा राइटर ब्लॉक आया, और आया तो किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया? ये दोनों सवाल जो तुमने पूछे ना, इधर और उधर वाले, मुझे लगता है कि जॉब वाला सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था और ये वाला सवाल तुम्हें इससे पूछना चाहिए था, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे पता है और ये सही भी है कि नवीन अब केवल लेखक हैं और केवल लिख रहे हैं, और मैं नौकरी करने के साथ साथ लिख रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे सवाल पे आता हूँ कि अच्छा, मैं थोड़ा सा जोड़ दूँ इसके साथ साथ, इनफैक्ट जो नवीन ने कहा उसके साथ साथ कि मतलब हम टाइम कैसे निकालते हैं। ऑल दैट एक एग्जांपल देके जोड़ूंगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या होती है। भगवती चरण वर्मा जो थे वो नॉर्मली हम उन्हें गद्यकार मानते हैं। उन्हें एक दफ़ा पैसे की ज़रूरत हुई तो वो गए अमृतलाल नागर के पास। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, बोला हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है पंडित जी। तो बोले कि यार तुमको जितने पैसे की ज़रूरत होगी उतना मेरे पास होगा नहीं, ठीक है, हम दे तो सकते हैं लेकिन उतना नहीं होगा। एक काम करो कि नंदला घर के पास चले जाओ और कोई किताब दे दो उसको, सो पैसा मिल जाएगा। अब भगवती चरण वर्मा ने बोला कि एक दिन में मुझे कल पैसे की ज़रूरत है और इतनी जल्दी किताब कैसे लिखूँगा। तो आपको फिर नागर जी ने बताया कि तुम्हें मैंने कभी कहा कि तुम उपन्यास लिख के ले जाओ एक दिन में, एक रात में कविता संग्रह नहीं लिख सकते हो। तो उन्होंने कहा ये कविता संग्रह तो एक रात में लिख दूंगा। रात भर बैठे भगवती चरण वर्मा और उन्होंने सवेरे जो है एक कविता संग्रह तैयार कर दिया और 170 रुपया लेके चले आए। बोले मिल गया, इतने पैसे की ज़रूरत थी, मिल गया। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम प्रायोरिटाइज क्या करते हैं, ठीक है। आपके पास जो समय बचा आपके लिए, उसमें इम्पोर्टेंस किस बात का है, ठीक है। आप दोस्तों के साथ घुमकड़ी करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आप टेलीफोन पे समय देते हैं, आप अपने संबंधों को समय देते हैं, या आप जो है वो मतलब आपने अपने जॉब को इतना ले लिया है कि वो आपका समय जॉब आवर के बाद भी खा रहा है। ये सब आपको देखना है। और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप रेगुलर लिखें तो कोई भी ये कह सकता है कि उसके पास समय नहीं है। तुमने जो बताया कि राइटर्स ब्लॉक वाली बात, तो मेरा ख्याल है कि हमने तो अभी शुरुआत की है, ठीक है ना। अब ऐसी कोई स्थिति अभी मेरे सामने नहीं आई कि राइटर्स ब्लॉक हो। मुझे लगता है कि 6-7 कहानियों का पूरा प्लॉट तो अभी ही मेरे दिमाग पे है। तो मुझे 10-12 साल अगर बीते तो शायद कुछ राइटर्स ब्लॉक वाली बात हो। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। नवीन भैया, जनता स्टोर और ढाई चाल जब बात करते हैं, तो जनता स्टोर और ढाई चाल में से किसको लिखना ज़्यादा आसान रहा था? और अब आपका अगला जो प्रोजेक्ट होगा, क्या वो भी छात्र राजनीति पे होगा, या कुछ आप नया लिख रहे हैं, या कुछ नया लेके आएंगे? आसान किसको लिखना ऐसा कहना मुश्किल है। आसान दोनों इसलिए नहीं थे क्योंकि जनता स्टोर में कई बार लगता होगा कि कुछ तो आपने भोगा हुआ है तो वास्तविकता ही लिख रहे होंगे, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी है उसको जानने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। सबका इंटरेस्ट है कि आपके आसपास क्या होता है। तो मेरे को अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी थी, तो मेरी आत्मकथा नहीं है, तो जब वो कहानी लिखी जाएगी तो वो फिक्शन कैसे बनेगा, उसको कैसे आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो चैलेंजिंग वो भी था। ढाई चाल अपने आप में दूसरे तरीके से चैलेंजिंग था क्योंकि वहाँ आप मीडिया का एक हिस्सा दिखाना जा रहे हैं। मुझे ये भी डर लग रहा था कि जो मैं दिखाने जा रहा हूँ क्या उसके बाद मीडिया इसका रिव्यू भी करेगा, तो ये भी उसमें एक रिस्क मुझे उस समय नजर आया था। लेकिन हमें दिखाना है तो कठिन था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत मेरी ढाई चाल में लगी है। जनता स्टोर के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं आपको एक उसी के रिसर्च की आप बात करते थे, आपको इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेवात इलाके से हथियारों का, वहाँ अपराध बहुत होते हैं, तो ये हथियारों की जो सारी सप्लाई होती है, जब आप हथियारों के बारे में देखेंगे, एक समय में हमारे बिहार में वहाँ से मेड इन मुंगेर पिस्तौल आया करती थी। मेड इन मुंगेर शिफ्ट होके मेरठ आ गया, मेरठ से दिल्ली एनसीआर में शुरू हुआ, मेवात की तरफ चला गया, फिर आपके एमपी में धार की तरफ आ गया।
अब आप देखेंगे कि हथियारों की क्वालिटी जो वहाँ से घूम रही है, ये हथियारों की क्वालिटी काफ़ी जगह पर एक सी है। मुंगेर का थोड़ा अलग था, लेकिन बाकी जगहों पे एक सी निकली। तो जब मैं हथियारों के बारे में रिसर्च करना मैंने शुरू किया, तो मुझे राजस्थान के बारे में, एक कम्युनिटी के बारे में पता चला। कहानी उसका बहुत रिलेशन नहीं था, लेकिन ये कम्युनिटी के बारे में मुझे वहाँ पता लगता है। इसको कहते हैं सिकरीगर जाति। आज यहाँ पर रक्षराज सिंह मेवाड़ आए हुए थे, महाराणा प्रताप के वंशज। महाराणा प्रताप के समय में लुहार जाति उनके लिए हथियार बनाया करती थी, तलवारें बना करती थी। और युद्ध में जब महाराणा हारे तो जंगलों में भागे और ये जाति उनके साथ घूमनी शुरू हुई। लेकिन महाराणा को काफ़ी समय जंगलों में रहना पड़ा और ये लोग बिखरते चले गए, कुछ पंजाब की तरफ, कुछ राजस्थान के किसी और हिस्से में चले गए। लेकिन इनको काम एक ही आता था, हथियार बनाना। मुगल आए, युद्ध हो रहे थे। गुरु अर्जन देव सिंह, शायद अर्जन देव सिंह के समय की बात है, उनके हथियार टूट जाते थे, तलवारें टूट जाया करती थी। और उन्होंने सिकरीगर इस कम्युनिटी को, लोहारों को ढूंढवाया कि महाराणा प्रताप के साथ, अगर अर्जन देव सिंह नहीं थे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज उस नाम को लेके, उन्होंने उनको ढूंढवाया। वो पंजाब पहुंचे। पंजाब आने के बाद उन्होंने तलवारें जो बनाई, वो तलवारों के बाद वो तलवारें टूटी नहीं, उनको विजय मिली वहाँ पर। तो जब विजय मिली इनको गुरु जी को, तो इन्होंने उनमें से कईयों को सिख बनाया। गोविंद सिंह जी ने इनको नाम दिया था सिकरीगर कम्युनिटी का। इसके बाद आप देखें कि इस कम्युनिटी के साथ समस्या क्या हुई कि इसमें से कुछ सिख बन गए, पंजाब में रह गए, कुछ राजस्थान में रह गए, कुछ हरियाणा चले गए, कुछ एमपी की तरफ आ गए। ये कम्युनिटी कहीं भी इकट्ठी नहीं हो पाई और एक छोटा सा वोट बैंक ही नहीं है, बेसिकली छोटा सा वोट बैंक ही नहीं है। तो इसकी तरफ किसी ने कहीं ध्यान नहीं दिया, इस कम्युनिटी की तरफ। ये कम्युनिटी को आप हथियार दिखा दीजिए ओरिजिनल, और ये उसका डुप्लीकेट बना देंगे। तो ये लोग हथियार बनाते हैं, वही हथियार मेवात इलाके में हथियार ये लोग बनाते हैं। इसी कम्युनिटी के लोग पकड़ में आते थे जगह जगह। इन्होंने ही गुजर आंदोलन के अंदर धार में बहुत सारे हथियार सप्लाई किए। अब इस सारी रिसर्च का, इस सारी नॉलेज का आपको बेनिफिट कहाँ मिलता है? जब मैं मेवात इलाके की कहानी वहाँ पर बता रहा था, जब मैं वहाँ पर बात कर रहा था कि हथियारों की, तो मेरा जो कैरेक्टर है राघवेंद्र शर्मा, जो कि पॉलिटिशियन है, धर्म की राजनीति कर रहा है, तो वो एक जगह पर, और सिर्फ ये एक लाइन लिखने में सारी रिसर्च खर्च हुई है। वो कहता है कितना प्यारा राष्ट्रवादी इतिहास था इनका सिकरीगरों का, आजकल मुगलों की संतानों के लिए हथियार बना रहे हैं। तो वो सिर्फ उतनी लाइन करने के लिए वो जो पूरी रिसर्च हुई, लेकिन आपको वहाँ से समझ में आता है कि कम्युनिटी क्या है। फिक्शन भी आप लिख रहे हैं तो फिक्शन के लिए भी वो कई सारी चीज़ें ढूंढ के निकालनी वहाँ पर पड़ती है। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन यही पूछा था या मैंने घुमा दिया कुछ? नहीं, मैं बताने में भूल जाते हैं कई बार ना, फ्लो में आ जाते हैं लोग। मेरे साथ एक सवाल ये भी था कि नया प्रोजेक्ट क्या है आपका? क्या छात्र राजनीति पे या राजनीति पे है, या कुछ नया लेके आ रहे हैं आप? देखिए, मैं बिहार से पैदा हूँ, राजनीति तो मेरे खून में है। और पहला उपन्यास छात्र राजनीति था, दूसरा छात्र राजनीति नहीं है, वो प्रदेश की राजनीति है। और मुख्य रूप से राजनीति उसका हिस्सा है। वो एक अपराध के ऊपर घटना है, बलात्कार के ऊपर। और राजनीति तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन अगला प्रोजेक्ट राजनीति ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। 2 प्लॉट हैं, दोनों पे काम चल रहा है, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। जो राइटर्स ब्लॉक आप कहते हैं, राइटर्स ब्लॉक जैसी सिचुएशन एग्जैक्टली नहीं है या है, मैं उसमें भी श्योर नहीं हूँ अभी। लेकिन मुझे इस समय थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, अपने एक और नए प्रोजेक्ट में मैं लगा हुआ उसको लेके। लेकिन एक प्रेम कहानी भी आएगी और एक बिहार की कहानी आएगी, 2 चीज़ें आने वाली हैं। सत्य भैया, मेरा अगला सवाल जो आपसे ये है कि लोग कहते हैं कि किसी कहानी की आत्मा, उसमें आत्मा तभी आती है जब उसमें अनुभव लिखे जाते हैं, ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि घटना का अनुभव में नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी उसे लिखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना हम ऐसी लिखते हैं जो हमारे लिए बहुत पीड़ादायक होती है, लेकिन जब उसके बार बार प्लॉट बनाते हैं तो उस पीड़ा को हम बार बार झेलते हैं। तो ये कितना कष्टदायक होता है और किस तरीके से हैंडल करते हैं? तुम्हारे सवाल का जो है ना 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि हम अपनी कहानियाँ जो है ना वो अनुभव से लिखते हैं। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, मैं कहूँगा कि ये बेकार की बात है। हैरी पॉटर जो है वो किसने लिखा होगा, उसका क्या अनुभव होगा, ठीक है ना? इसने सुपरमैन सीरीज़ होगी, वो उड़ता थोड़ा ही होगा, वो इमेजिनेशन है, ठीक है? वो उस हिसाब से आती हैं। हाँ, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी कहानियाँ जिस लेवल का हम लिखते हैं उसमें थोड़ी बहुत पुट रहती है, और जो लेखक को थोड़ा आगे बढ़ने का वो मादा भी देती है, वो है, बिल्कुल है। लेकिन केवल ये कहना कि सारी कहानियाँ अनुभवों पे लिखी जाती हैं, ये बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि सही है। कष्ट वाली बात तुमने जो बताई कि होता है, वो बिल्कुल है, मतलब वो रहता है। ये मैं तुम्हें बताऊं कि 84 में जब मैं दंगों का पाठ लिख रहा था, तो वहाँ एक उदाहरण ऐसा आता है जहाँ एक लड़की, बच्ची जो है वो अपने बदतहजीबी से बचने के लिए, अपने बलात्कार से बचने के लिए वो इंसेक्टिसाइड्स पी लेती है। और उसके बाद जो
आतताई हैं वो उसके नाक पे उंगली रखते हैं और पूछते हैं कि मर गई, तो दूसरा कहता है हाँ मर गई, तो कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो जिस्म ही चाहिए, जिंदा क्या और मुर्दा क्या। ये जो मैंने लिखा तो मुझे बताते हुए कोई मतलब अफसोस नहीं है, लेकिन मैं रोया, मतलब, और मुझे लगता है कि मैं कोई 1.5-2 महीने फिर कुछ लिख नहीं पाया उसके आगे। और ये भी एक लगा कि ये क्या लिख रहा हूँ एंड ऑल दैट, इसके बगैर काम चल सकता है क्या। मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो ग्रेविटी दिखाने के लिए लिखना ही होगा। तो कष्ट होता है, कैरेक्टर के साथ आप जुड़ जाते हैं। मैं पहले ये सोचा करता था, अनुभव के साथ ही ये बात आई, मैं पहले ये सोचा करता था कि कितनी क्लीशे ये बात है कि लोग कहते हैं कि यार कैरेक्टर मेरा बच्चा होता है। ठीक है, ऐसा क्या बच्चा होता है, मुझे इतनी कहानियाँ लिखनी है, मैंने किताब लिखी, वो निकल गई एंड ऑल दैट। कष्ट होता है। जब मैंने ग्रहण देखा और मैंने देखा कि उसके स्क्रीन लास्ट एपिसोड में मनु के साथ बलात्कार होता है, ये मेरी कहानी में कहीं नहीं था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कहीं देखते हुए कि ये मेरे किसी चरित्र के साथ, मेरे किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ। तो कष्ट बिल्कुल होता है, लेकिन हाँ, उससे निकलना होता है और ये समझना होता है कि आपको और भी बहुत सारे चरित्र गढ़ने हैं, आपको और भी बहुत सारे चरित्रों को जन्म देना है, यहीं नहीं रुक जाना है। नवीन भैया, कई बार जब हम लिख रहे होते हैं तो कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनसे हमारा जुड़ाव हो जाता है और मन करता है कि इनके साथ लंबा लिखा जाए। तो आपके साथ कोई ऐसा पात्र आपकी कहानी का जिसके साथ आपका मन जुड़ गया और लगता हो कि इसके साथ और लिखना है अभी? मयूर भारद्वाज 2 उपन्यास में तो आ ही चुके हैं, लेकिन चंगेज़ खान एक कैरेक्टर है जो कि सेकंड नॉवल में है, 2.5-4 में। और चंगेज़ खान का कैरेक्टर जब मैंने लिखा था तो वो सिर्फ एक मजबूरी की वजह से था, लेकिन वो कैरेक्टर मुझे जम गया। चंगेज़ खान का जो उसमें रोल है, चंगेज़ खान नाम सुन के आप समझ सकते हैं पर्सनैलिटी कैसी होगी। वो सिर पे गमछा बांधता है, हुक्का पीता है, दुबला पतला सा है, तो जैसा नाम है वैसा नहीं है वो एकदम अलग है। लेकिन वो गांव में जहाँ बैठता है वहाँ से उसको सारी खबरें पता होती हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और चंगेज़ खान का कैरेक्टर जो निकला था, ये दिक्कत मुझे आ रही थी कि कई जगह पे नरेशन ज़्यादा हो रहा था, कई घटनाओं को जहाँ लगता था कि इसको बताना है, मैं लिखते वक्त उसको छोटा नहीं कर पा रहा था। तो मुझे कोई एक कैरेक्टर चाहिए जो माहौल इसका सेट कर दे। तो चंगेज़ खान वहाँ पर वो कैरेक्टर बना और उसका कैरेक्टर निकल के आया कि 7-8 साल की उम्र में मैंने गाँव में किसी बुजुर्ग को देखा था। वो सिर पे ऐसे गमछा बांधा करते थे, नंगे बदन, जनेऊ और धोती पहनते थे यहाँ तक की, और भैंस के ऊपर डंडा लेके, हमारे यहाँ कलम बिहार में होता है जहाँ आम के पेड़ लगते हैं, तो सब गांव के सभी लोगों के उधर पेड़ होते हैं, तो बड़ा एरिया होता है वहाँ पर, वो घास चराने उसको भैंस को ले आया करते थे। और जब भैंस को चराने वहाँ पर वो आते तो हिंदी नहीं आती उनको, लेकिन वो जो है जब आते तो मैं चूँकि बाहर से आता था गर्मी छुट्टियों में, तो बाहर का विद्यार्थी जो है वो हमेशा इनके लिए वो होता था निशाना, ए विद्यार्थी इधर आओ। मैथिली में बोलते थे कि घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया का अंग्रेजी करके बताओ, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो, तो इस तरह से परेशान किया जाता है। तो वो ऐसे ही मुझे पूछते कि ए विद्यार्थी तुमको पता है आज क्या हुआ है, तो नहीं पता है, तो वो अपना कान घुमाते थे ऐसे, जैसे रेडियो का बटन घुमा रहे हैं, और कान घुमाने के बाद वो जो है आकाशवाणी सुना करते थे रेडियो। 8 बजे हमारे गांव में नियम था, हर कोई रेडियो सुनेगा। उसके बाद वो आदमी जिसको हिंदी नहीं आती वो एकदम मिमिक्री करता था अनाउंसर की, और मिमिक्री करते हुए वो खबर को वैसी हिंदी जैसा वहाँ बोलते उस हिंदी में खबर सुनाया करते थे। तो वो जो है कैरेक्टर मेरे को, वो कहीं उनकी मृत्यु हो गई जब मैं छोटा था तभी, लेकिन ये लिखते टाइम वो कहीं से स्मृति में आए और उनको लेके मुझे लगा कि ऐसा एक कैरेक्टर हो सकता है जो कि वहाँ पर एक फिक्शनल गांव है उपन्यास में, हजारा उसका आकाशवाणी बन सकता है। तो हजारा जब चंगेज़ खान क्रिएट किया गया तो क्रिएट करते टाइम मजबूरी थी कि एक कैरेक्टर हो जो कहानी को खटखट करके निकाल दे, पर वो चंगेज़ खान मुझे अब जो है बड़ा पसंद आने लगा। मुझे लगता है आगे एक यात्रा उसके साथ कभी और हो सकती है। मैं अपना आखिरी सवाल आप दोनों से जानना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं ऑडियंस के सवाल लूँगा, और कई सारे लोग हैं जो जानना चाहेंगे आपसे कई सारी चीज़ आप दोनों से ही। नवीन जी, आपकी जो किताब है उसके OTT राइट जा चुके हैं, और सत्य भैया की एक किताब पे तो ग्रहण 84 पे ग्रहण बन चुकी है और दूसरी किताबों पर काम चल रहा है। तो ऐसे में मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आपकी जो आने वाली बुक्स हैं, तो क्या वो इस बात को ध्यान में रख के लिखी जा रही हैं कि ये OTT के लिए चुनी जाएँ, या जैसा आप पहले लिख रहे थे उसी तरीके से अभी भी लिखते रहेंगे? और जो युवा लेखक जो आ रहे हैं यहाँ, जो मेरी उम्र के अब लेखक आ रहे हैं, तो वो इन बातों को जरा बहुत ध्यान में देख के लिख रहे हैं कि मेरी बुक OTT पे आ जाए, तो एक कितना वो है आप लोगों की बुक्स? क्या वो, मैं ही जानना चाहूँगा कि जो बुक्स में पहले आता था कि वो अपनी किताब के लिए आ रहा था वैसा ही आएगा, या फिर OTT को ध्यान में रखते हुए आएगा? राइटिंग और वेब सीरीज दोनों के मामले में ये मेरे से सीनियर है, उम्र में बड़े 2 साल छोटे हो, तो आप इसका जवाब पहले दीजिए। पहले तो मैं आप सबों को एक
खुशखबरी दूं और एक न्यूज़ भी दूं। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों तक? या हमारे बीच में आपके इंदौर के अनुराग पाठक बैठे हुए हैं जिनकी 12th फेल आप लोगों ने पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप बहुत जल्द जो है इस किताब को पर्दे पर देखेंगे, 12th फेल नाम से ही। सिर्फ इतनी ही बात महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इससे ज़्यादा बात यह है कि 12th फेल को विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्ट करेंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है एक हिंदी के लेखक के लिए, जो कि हिंदी के लेखन से अपनी किताबों की पहुंच वहां तक पहुंचाता है। बहुत बहुत बधाई अनुराग भाई आपको। और अब मैं तुम्हारे सवाल पे आऊँ अनमोल। तो देखो, मैंने जो है ना अपने लेखन को दो तरह से बांट लिया है। एक वो लेखन है जो कि मैं किताबों के लिए करूँगा, एक वो लेखन है जो मैं फिल्मों के लिए करूँगा। अब मैं इसको बाइफरकेट कैसे कर रहा हूँ। मेरे जो ऑडियो की जो कहानियाँ हैं वो मैं इस तरह से लिखता हूँ कि उस पे जो है मैं OTT के लिए लिखूँ, ठीक है ना। मैंने 2 ऑडियो कहानियाँ लिखी हैं, काला पैसा और कातिल कौन, दोनों पे वेब सीरीज़ जो है वो अवेटेड है, आप जब बहुत जल्द देखेंगे। लेकिन जब मैं अपनी किताब लिखता हूँ तो मेरे ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि यहाँ मैं वो रहूँगा जो मैं लिखना चाहता हूँ। तो मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी जो किताबें लिखूँ उसमें साहित्य का पुट हो, उसमें वो दबाव ना हो कि इस पे कुछ बने, ठीक है। अगर उस दबाव में मुझे लिखना है तो मैंने अपने आप को तय कर लिया है कि मैं ऑडियो के लिए लिखूँगा। नवीन भैया। मैं उपन्यास ही लिख रहा हूँ, और एक चीज़ आप देखें कि जो हमने उपन्यास लिखे, हम सब जो अभी इस नई पीढ़ी में, जो नई पीढ़ी में आप जो लिख रहे हैं, हम सबके उपन्यास हम लोगों के बीच की कहानियाँ हैं, हमारे आप दुनिया की कहानियाँ हैं, कॉमन लोगों की कहानियाँ हैं। वो कॉमन लोगों की कहानियाँ कॉमन लोगों को पसंद आती है, ये कारण है कि उपन्यास हम सबके पढ़े जा रहे हैं। और अब आप OTT के दौर में देखें तो OTT के दौर में अब वो नहीं हो रहा कि इधर से मुक्का मारा और विलन उधर जाके गिरा। OTT की कहानियां भी काफ़ी हद तक वास्तविक दुनिया को कनेक्ट करने लगी हैं। तो ये कारण है कि OTT का जो है वहाँ पे प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है हम लोगों के उपन्यासों में। लेकिन कभी भी लिखते टाइम ये इच्छा तो जरूर होती है, ये कहना झूठ होगा कि इससे फिल्म ना बने, ऐसा कभी नहीं सोचा, जरूर सोचा। लेकिन राइटिंग के पीछे ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। अगर एक कहानी आपकी अच्छी है, वो कहानी कनेक्ट कर सकती है किसी के साथ, तो उसके ऊपर फिल्म बनने की संभावना भी बनेगी, क्योंकि फिल्म का उद्देश्य भी यही है कि लोगों से कनेक्ट हो, एंटरटेन करे। तो उपन्यास हमारे वैसे ही लिखे जा रहे हैं, तो मेरे लिखने का स्टाइल वही रहेगा, वो मेरा स्टाइल बेसिक वही है, तो मैं उसी को वैसे ही लिखूंगा। अगर वो कनेक्ट करेगी तो उस पर फिल्म बनेगी, नहीं करेगी तो उस पर नहीं बनेगी। अब मैं ऑडियंस से सवाल लूँगा, तो ऑडियंस 4 सवाल लेंगे हम लोग, तो जो भी सवाल पूछना चाहता है अपने हाथ खड़े कर ले। और अनमोल की तरफ से मैं ये कह दूं कि सीधे सवाल ही पूछिएगा, और टिप्पणी अभी हम अवॉइड करेंगे, टाइम कम है। हाँ। नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित शर्मा, इंदौर से ही हूँ मैं। मेरा सवाल आप लोगों से इतना है कि आप इतनी गहन रिसर्च के बाद जब किसी किताब को लिखते हैं तो शायद कभी महीने लगते हैं, कभी सालों लगते हैं कंटेंट को लिखने में। जितना गहरा कंटेंट होता है उतना रिसर्च ज़्यादा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किताब बहुत अच्छी लिखी पर पाठक उतने नहीं मिले। तो कभी ये भी होता है कि उस किताब पे जब फिल्म बनी तो वो चली बहुत ज़्यादा। तो क्या आप इससे संतुष्ट होते हैं कि मुझे किताब पढ़ने पर पाठक उतने नहीं मिले जितना मैं चाहता था, पर फिल्म बनने पर वो फिल्म बहुत चली, लोगों ने उसे देखा? तो क्या इस समय की कमी के कारण भी है कि लोग उतना नहीं पढ़ रहे हैं, पर जब फिल्म बनती है तो उसे जाकर देखते हैं? तो क्या आप उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं सर? सवाल किससे आपका? दोनों से सर। मैं शुरुआत करूं? रोहित, अगर आपने अपना नाम नहीं बताया होता तो मैं खुश हो जाता कि KL राहुल मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। रोहित, बहुत मुख्तसर जवाब दूंगा इसका। नहीं, खुशी तभी ज़्यादा होती है जब लोग किताब पढ़ के बताते हैं कि आपकी किताब अच्छी लगी, क्योंकि किताब जो है ना वो मेरा सोल और इंडिविजुअल इंडिवर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब प्रकाश सेकंड जो एडिटर हैं वो हैं, लेकिन फिल्म जो है ना वो टीम एफर्ट है, ठीक है। उसमें केवल लेखक ये नहीं कह सकता कि मेरी कहानी इतनी अच्छी थी कि अच्छा लग गया, या मेरी कहानी इतनी ख़राब थी कि वो बुरा हो गया। आपने देखा होगा, मैं इसका मतलब मैंने तो कई दफ़ा देखा है कि कहानी बहुत अच्छी होती है और फिल्म इतना बुरा बन जाता है, तो उसमें लेखक के बुरा मानने की बात होती नहीं। बहुत प्रोफेशनल राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि लेट इट बी वाली बात होती है कि लिखा मैंने बेच दिया, अब आपको जैसे बनाना है बनाओ।
तो मुझे लगता है कि मेरे साथ के सारे लेखकों को ज़्यादा खुशी तभी होती होगी जब पाठक किताब पढ़कर उस पर अपना वो देते हैं कि अच्छी लगी, और दुख भी ज़्यादा तभी होता होगा जब किताब पढ़ के कहते होंगे कि सर यहाँ आप रिसर्च में फेल कर गए या यहाँ मज़ा नहीं आया। आप ये माने कि मैंने इनकी आंसर शीट देख ली है, तो काफ़ी हद तक वही आंसर है। बुक जो है, क्योंकि मैं कुछ समय जाकर कमर्शियल राइटिंग जब अपनी सीरीज़ के लिए वहाँ गया तो कुछ समय मैं वहाँ रह के राइटिंग भी की, तो वहाँ पर उनका पूरा प्रोसेस ही अलग है। तो एज अ राइटर जो मैं लिख रहा हूँ, जो अपने दिल से लिखना चाहता हूँ, वो उपन्यास में ही आता है। जो आपने सेल्स की बात की कि फिल्म ज़्यादा चल रही है और उपन्यास कम, तो दुर्भाग्य इस देश का ये है कि हमने कंपटीशन की किताबों के अलावा पढ़ने नहीं दिया बच्चों को, तो समस्या वहाँ पर है। स्कूल से भाग के पिक्चरें सबने देखी हैं तो हम वो देख रहे हैं अभी भी, लेकिन हम कोर्स की किताबों साथ ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, वरना 3 घंटे आप फिल्म में भी खराब करते हैं, एक उपन्यास ही 5 से 6 घंटे में आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार। आपने अनुसंधान और अनुभव और कल्पना की बात की। मैं ये जानना चाहूँगी आप दोनों से, या कोई भी बताए, कि आपकी जो उपन्यास और कहानियाँ हैं उसमें अनुसंधान और कल्पना के तालमेल के बाद लेखक का सोच कितना रहता है, पात्र का व्यक्तित्व कैसे उभरता है? मैम, रिसर्च करने का जो कारण है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास एक आइडिया है। हम उपन्यास इसलिए लिख रहे हैं कि एक आइडिया के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उस आइडिया को लेके ही पहली चीज़ तो है कि अपना एक सोच थी, उस सोच को हम वहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। रिसर्च इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी कहानी हवा में न हो जाए। मैं इंदौर में दाल बाटी चूरमा न खिलाऊँ, यहाँ तो दाल बाफले खाए जाते हैं ना, तो वो रिसर्च वहाँ पर बहुत कनेक्ट करना जरूरी है कि ऑथेंटिसिटी जो मेरी स्टोरी की है वो है। लेकिन कहानी में क्या बताना चाहता हूँ, जो मैं इससे पहले एक रिसर्च वाले में कह रहा था कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कम से कम मैं इस तरीके से देखता हूँ, हर राइटर का अपना प्रोसेस है। मैं ऑब्जेक्टिव अगर मैंने अपनी कहानी का डिसाइड किया हुआ है तो मेरी सोच जो है, मुझे जो दिखाना है मैं वही दिखा रहा हूँ। मेरे दोनों उपन्यासों में प्लॉट चाहे जितने अलग हो, राजनीति है। एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था कि राजनेता अपने हिसाब से हमें घुमाते हैं, वो एक साथ हैं। कल मनोज झा जी के साथ मेरा सेशन था, उन्होंने भी कल यही पार्लियामेंट का किस्सा सुनाते हुए कहा, तो मैं एस्टेब्लिश उसको करना चाहता हूँ। तो मेरी सोच जो है वो वास्तविक घटनाओं पे, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं सोच आपके ऊपर थोपूं। रिसर्च मुझे हेल्प करता है कि मैं जो सोच मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी वो ऑथेंटिक हो जाए बहुत ज़्यादा। बहुत मुख्तसर जवाब दूंगा इसका मैं। जहाँ पे डायलॉग्स मेरे पात्र बोल रहे हैं वो पात्र की सोच है, जहाँ नैरेटिव में मैं लिख रहा हूँ, जहाँ मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वो लेखक की सोच है। जी, सवालों का सिलसिला रुकेगा नहीं आज। नवीन भैया, आपके किताब पर हम लोग कब कोई उपन्यास एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एनी सून? ऊपर मूवी वेब सीरीज या मूवी, जो भी कुछ? हालांकि सवाल मुझसे नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, बट फिर भी मैं जवाब दे दूं आप सबों को कि होता क्या है कि अगर हमने कभी इस तरह बहुत खुशी में और इस तरह से बता दी बात कि किताब पे फिल्में बन रही हैं, तो बस बात हमारी जो सीमा है बस वहीं तक रहती है। फिल्में कब बनेंगी, कब रुक जाएंगी, किस लेवल पे जाके कहाँ चीज़ें बंद हो जाएंगी, हमें नहीं पता होता। तो हो सकता है कि वो 1.5 साल में बने, हो सकता है। मैंने 2018 में अपनी किताब पे लिखवाया हुआ बनारस टॉकीज़ पे फिल्म निर्माणाधीन, और 2023 आने को हुआ, उसकी कोई शुरुआत की गुंजाइश अभी मुझे नहीं दिख रही है। मैंने राइट्स किसी दूसरे को दे दिए हैं, अगर 2 साल में कुछ होगा तो होगा। तो जैसा बताया इसने, बिल्कुल वही बात है कि हमारे हाथ में केवल ये होता है कि हम अपने राइट्स दें और उनके कहने पे स्क्रीन प्ले लिख दें। बाकी जैसा मैंने बताया टीम एफर्ट होता है, कहाँ चीज़ें कब तक बनेंगी ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम भी आपकी तरह ही बिल्कुल मतलब आशा ही कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो। शुक्रिया। नमस्कार सर, मैं प्रोफेसर उषा कौर। मैंने 37 साल गवर्नमेंट जॉब किया है, और 37 सालों में मैंने जो कॉलेज लाइफ देखी है बच्चों की, और जब फिल्मों में हम देखते हैं जो कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो मेरी छोटी बहन है, उसकी बेटी है एक, अभी वो 12th क्लास में पढ़ रही है। उसके दिमाग में जो फिल्मों में देखते हैं ना कॉलेज, उसके दिमाग में वही है कि कॉलेज में ऐसा होता है कि सब बच्चे कैंटीन में बैठे हैं, हो रहा है, डांस हो रहा है, तो वो थॉट्स रहते हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप लोगों ने भी कॉलेज लाइफ हर कोई जीता है, तभी यहाँ तक पहुँचते हैं हम। तो कॉलेज लाइफ में आप लोगों ने भी ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा, मैं सोचती हूँ जहाँ तक कि जो दृश्य हमको दिखाए जाते हैं फिल्मों में। तो मेरा प्रश्न यही है कि आप लोग क्या ऐसा लिखते हैं या फिर उसको ऐसा दिखा दिया जाता है इस तरह का दृश्य? मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम अपने यूथ को कहाँ ले जा रहे हैं। हमको एक मैसेज देने का काम है एक लेखक का,
तो हम अपना काम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं प्रयास करता हूँ इसका जवाब देने का। देखिए, क्योंकि बात फिल्म से है और यहाँ दो लेखक बैठे हुए हैं, तो मैं दोनों ही पक्ष से बात करना चाहूँगा। यदि इस तरह का कोई भी इमेजिनेशन जो है वो किताब पढ़ के बनता है, मेरी, नवीन की या किसी की किताब पढ़ के बनता है कि कॉलेजेस ऐसे होते हैं, तो ये हमारी गलती है। ठीक है, कॉलेज ऐसे नहीं होते। कॉलेज बिल्कुल हार्श रियलिटी वाले होते हैं, जहाँ आपने 37 ईयर पढ़ाया है, जहाँ हमने जो है 3 साल और 6 साल पढ़ाई की। अब आते हैं फिल्मों पे, कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है क्या कॉलेज ऐसे होते हैं। देखिए, वहाँ पे ना बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। मैं आपको बताऊँ, तिग्मांशु से मैं मिला था, तिग्मांशु धूलिया से, तो बात हो रही थी, भगवान न करे हम में से किसी को जो है किसी अदर पर्पस से कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़े, बट अगर कोई पुलिस स्टेशन गया हो तो वो बताए मुझे कि क्या पुलिस स्टेशन वैसा होता है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं? नहीं होता। वहाँ एक चमड़े की पट्टी होती है जो टंगी होती है और जिस पे लिखा होता है आन मिलो सजना, ठीक है ना। और वो इसलिए ही होता है कि दिखा के डराया जाता है कि अगर आप आएंगे तो दोबारा आना पड़ेगा, इस पट्टी से स्वागत होगा एंड ऑल दैट। होता क्या है कि जब हम अब मैं आऊँ आपको 84 पे, जिसने भी पढ़ी हो 84, उसका जो एंड है वो गंगा सागर पे जाके क्लाइमेक्स हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे है कि दोनों मिल जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन वो खत्म होती है गंगा सागर पे। अब जब ग्रहण बन रही थी और गंगा सागर में उन्हें शूट करना था, तो उनके पूरे बजट का 45% जो है किस गंगा सागर नहीं, किसी भी समुद्र के आसपास की लोकेलिटी को लेने में खर्च हो जाता। ठीक है ना, उनकी एक लिमिटेड बजट होती है जिसके अकॉर्डिंग उनको लिखना होता है। ठीक, तो इस वजह से क्या करते हैं कि उन्होंने अपना एक सेटअप बना लिया है कि अगर मंदिर होगा तो हम यूं दिखाएंगे, ठीक है, अगर सिनेमा हॉल होगा, सॉरी, अगर पुलिस स्टेशन होगा तो हम यूं दिखाएंगे। और क्योंकि कॉलेज की कहानियाँ, जैसे हम और आप खुद जानते हैं कि बहुत ही हार्श रियलिटी वाली होती हैं, वहाँ अगर हम बहुत ही फ्लरिश करके नहीं दिखाएंगे तो कोई देखने नहीं आएगा। इस वजह से वो इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं फिल्मों में और क्रिएट करते हैं विजुअल एक्सपीरियंस की, जहाँ हम देख पाएँ चीज़ों को और पकड़ पाएँ कि हमारी कहानियाँ कैसी हैं। दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, स्क्रीन प्ले में केवल 2 शब्द हमें लिखने होते हैं। मतलब अगर हमें क्लासरूम दिखाना है तो लिखना है INT कॉलेज, ठीक है, भीतर की बात है। अगर हमें बाहर दिखाना है तो लिखना है EXT कॉलेज। उसके बाद ये सारा जो प्रेरोगेटिव है वो डायरेक्टर का होता है कि वो कॉलेज कैसा दिखाना चाहता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इस पे हम लोगों ने कई दफ़ा बात की है, बट वही होता। और इसमें अच्छी बात क्या है कि जब से OTT आ रहा है ना, तब से कुछ चीज़ें सुधरी हैं, संभली हैं। और हम वो जो रियल कॉलेजेस हैं, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई रियल कॉलेज पे OTT पे भी कुछ आया, बट आएगा तो मुझे लगता है कि अब हम वो देख पाएंगे जिसमें आप पढ़ाती हैं और हम पढ़े हुए हैं। जी, शुक्रिया। मैम, हमारे कॉलेज में तो लड़कियां थी नहीं, तो डांस का तो कोई स्कोप ही नहीं बन रहा था। तो ये एक दिक्कत रही। लेकिन प्रैक्टिकली जो है उपन्यास उस तरह से नहीं बन सकते जैसा फिल्मों की सत्य ने बात की। और मैं इसमें फिर, क्योंकि सत्य लगभग सब कवर कर चुके, इतना ही कहूँगा कि कॉलेज में पढ़ाई भी होती है, राजनीति भी होती है। अगर उनको राजनीति पढ़नी है तो बागी बलिया और जनता स्टोर दोनों के राइटर यहाँ बैठे हैं, वो पढ़ाइए। पढ़ने के बाद जो स्ट्रगल है, कंपटीशन की तैयारी है, निरंतर की डार्क हॉर्स है, वो पढ़ाइए। ये हमारी जो है रियलिटी के आसपास है। सर की 12th फेल जो है वो अपने आप में संघर्ष की कहानी है, जो हमारे लाइफ की रियलिटी है। तो मुझे लगता है किताबें ज़्यादा पढ़ने के लिए उनको प्रमोट किया जाए और शायद ज़्यादा करीब होंगे वास्तविकता के। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो बुक होती हैं उसके पाठक सभी वर्ग के होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी एक वर्ग को बुक पसंद नहीं आती है, तो इस प्रेशर को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? अलग अलग, केवल यही नहीं, अलग अलग तरह का प्रेशर होता है। मैं तुम्हें बताऊं कि बनारस टॉकीज एक 76 ईयर ओल्ड पर्सन ने पढ़ी किताब, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि प्रेशर की तुमने बात की, मैं वो बता रहा हूँ कि सत्या, तुमने मुझे जो है ना वो मेरा यंग एज लौटा दिया है। तुम्हें कैसे पता कि मतलब 1980s में मैं इसी तरह से करता था जिस तरह तुमने बनारस टॉकीज में लिखा है? ये तो मेरी कहानी है, ठीक है। प्रेशर यहाँ नहीं है। प्रेशर ये है कि उन्होंने जो मैसेज किया वो मैं 3 घंटे बाद जवाब दे पाया। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, होता क्या है कि हमारे पास जब भी कोई मेल आता है या कोई मैसेज आता है तो हमारे रीडर्स की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो तुरंत जवाब मिले, ठीक है।
आपको ये नहीं पता होता है कि जब आपका मैसेज आया, हो सकता है मैं बॉस की डांट सुन रहा हूँ, ठीक है ना, हो सकता है कि वो मुझे लेफ्ट एंड राइट रूम में किसी मीटिंग में कोई काम नहीं होने की वजह से डांट रहा हो, मुझ पे मेरी तरह नौकरी छोड़ दीजिए अब। नहीं, फिलहाल वो संभव नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। मुंबई इसीलिए पहुंचा भी हूं। तो होता ये है कि मतलब हाँ, मैं उस बात पे आता हूं। फिर 3 घंटे मुझे लग गए जवाब देने में। 3 घंटे बाद उनका अमेज़ॉन पे रिव्यू आया कि ये किताब जो है मिसनोमर है, ये लड़का ठग है, इसने बनारस टॉकीज नाम रखी है, इसमें किसी भी टॉकीज का जिक्र नहीं है, बनारस के किसी भी सिनेमा हॉल की बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो वो रहता है, बिल्कुल वो रहता है, अलग अलग तरह का प्रेशर रहता है। हम जब लिखते हैं तो ये मैं कम से कम अपनी बात बताऊं कि मैं जब लिखता हूं तो मुझे ये पता है कि ये कहने की बात है कि इस देश में 130 करोड़ लोग हैं तो 130 करोड़ पाठक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा पाठक वर्ग बहुत सीमित है। उसमें भी मुझे ये देखना है कि मेरे पाठक वर्ग का जो मतलब किस एज ग्रुप के लिए मैं लिख रहा हूँ। अगर उस एज ग्रुप के अलावा किसी एज ग्रुप को उससे शिकायत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान लेता हूँ मैंने गलती की। बनारस टॉकीज अगर आप पढ़ेंगे तो वो हॉस्टल की कहानी है, उसमें 1-2 जो है वो आपको गालियाँ मिलेंगी, ठीक है। अगर कोई लड़का इस एज ग्रुप का 18 to 24 का मुझे बोलता है कि आपने बहुत गलत लिखा है, मैं उससे पूछता हूँ क्या गलती है बताओ, हॉस्टल लाइफ में तुम रहे हो कि नहीं। लेकिन मेरे फादर के एज का आदमी अगर पूछे कि ये तुमने क्या लिख दिया, तुम साहित्य बिगाड़ रहे हो, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखते समय उनको ध्यान में रख के वो किताब ही नहीं लिखी थी। 84 जब मैं लिख रहा हूँ, वो एक लव स्टोरी है जो बैकड्रॉप में फंस जाती है एक दंगे के। वहाँ अगर मैं ज़बरदस्ती गालियाँ लिख रहा हूँ तो मैं लेखक नहीं हूँ, ठीक है ना। वहाँ मेरी कोशिश ये है कि मैं एक बहुत ही प्योर लव स्टोरी लिखूँ और उसके आसपास ही कहानियों को बनूँ। तो प्रेशर इस तरह का नहीं रहता है जब मैं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत क्लियर है कि मैं किस आयु वर्ग के लिए लिख रहा हूँ। मेरा भी सेम है कि मुझे अपना ऑडियंस नॉर्मली पता होता है, लेकिन एक चीज़, और मैं पब्लिशिंग में काम कर चुका हूँ, इसलिए आपको ये बताऊँ कि एज अ पब्लिशिंग मार्केटर, लेखक के तौर पर उन्होंने आपको जवाब दिया, मैं एज अ मार्केटर आपको बताता हूँ कि पब्लिशिंग किताबें जो हैं, जो कंटेंट है, हर आदमी के टेस्ट के हिसाब से चेंज हो सकता है। किसको क्या पसंद आएगा कोई नहीं जानते। किसी को अगर 76 ईयर्स ओल्ड को लगता है कि यार ये मेरे कॉलेज के दिनों में, जैसे अनमोल के फादर को लगा तो उनको कुछ चीज़ वहाँ कनेक्ट कर सकती है। और किसी को लगा, एक फीडबैक मुझे आया था कि आपका उपन्यास बहुत सुंदर है, मैं अपने पोते को देना चाहता था, लेकिन आपने बीच में एक पेज प्रेम प्रसंग का डाल दिया है, वो मुझे उचित नहीं लगा, लेकिन उस प्रेम प्रसंग से मेरी पूरी कहानी चेंज हो रही है, तो मैं उसको कैसे हटा दूँ। तो उनको आपत्ति थी। तो हो सकता है जनता स्टोर 2.5-4 का जो फीडबैक आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनता स्टोर पसंद की गई, 2.5-4 पसंद की गई, और मुझे फीडबैक है 2.5-4 अच्छी है, लेकिन जनता स्टोर वाली बात नहीं है। और दूसरा फीडबैक मुझे ये आया कि नवीन तुम मैच्योर हो गए हो 2.5-4 लिखते हुए, ये कहानी बहुत अच्छी है जनता स्टोर से। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मैंने अच्छा कौन सा लिखा है दोनों के अंदर। तो इसके बाद मार्केटिंग वाला आदमी ना, डेटा मैंने निकालना शुरू किया, हर फीडबैक को, जो जिनको जानता था उनका तो मैंने नाम लिखना शुरू किया। और उसके बाद मैंने उनका एज ग्रुप, वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं तो उनका पता है मुझे। नोटिस जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि 30-35 साल तक के लोगों को लगा कि जनता स्टोर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज का थोड़ा सा खिरंदड़पना है, वहाँ पर हंसी मजाक है, रोमांस है, 2.5-4 गंभीर है। तो वो लोग जो ज़्यादा गंभीर साहित्य पढ़ते हैं युवाओं में, उन्होंने 2.5-4 पसंद किया, लेकिन 30-35 से ज़्यादा की एज के लोगों को लगा कि ये किताब ज़्यादा बेहतर है। तो अब लेकिन ऐसा नहीं कि 35 से ऊपर वाले किसी को जनता स्टोर ज़्यादा पसंद नहीं हो, तो वो ऐसा चलता रहता है। लेकिन ब्रॉडर जैसे हर किसी का अपना एक कंटेंट को देखने का नज़रिया है। एक सवाल पीछे से आ रहा है तो एक उनका ले लेते हैं और फिर आपका क्वेश्चन लेते फिर हैं। आप लोग लेते हैं। मेरा सवाल किताबों के अडेप्टेशन से जुड़ा हुआ है कि जब लेखक लिखता है तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि किताब पढ़ने वाले को किताब ज़्यादा पसंद आती है और उससे जुड़ी मूवीज़ उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ पाती। तो ये कमी कहाँ रह जा रही है? मतलब ये मीडियम बदल रहा है उसका डिफरेंस है, या जब अडेप्ट हो रहा है तो उसमें लेखन में किसी तरह की कमी रह जा रही है? ये क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये अंतर पैदा होता है? मुझे लगता है सत्य बेहतर आंसर देंगे, हालांकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस अपने वाला है, वो बाद में शेयर करता हूँ। मैं तुम्हारे सवाल की तरफ बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि जब लोग बढ़ जाते हैं ना तो लेखक का खून बढ़ जाता है। तो मैं उधर देखने लगा था कि पूरा जो है वो भरता जा रहा है, मैं खुश हो गया था। अदरवाइज़ मैं जो पकड़ पाया वो बात तुम्हारी ये थी कि एडेप्टेशन में अगर कुछ कमी रह जाती है तो लेखक को कैसा लगता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि खराब। देखो फिर मैं वहीं आऊँगा, क्या है ना कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तुम जो
अगर कहानी है उसको पूरी तरह से चौपट कर दिया गया। कुछ एक बहुत अच्छे कल्ट क्लासिक्स हैं जिनका एडेप्टेशन उतना बेहतर नहीं हो पाया, आप सब जानते हैं, नाम क्या लेना। वहाँ मुझे एज ए रीडर दुख होता है, मैं अपनी किताब की बात बाद में करूँगा, कि मैंने इस किताब को पढ़ा था, ये कल्ट थी, इसको विजुलाइज जब मैं कर रहा हूँ तो इस तरह की बात आ रही है, लेकिन ये इस तरह बन के नहीं आया। वहाँ ज़रूर दुख होता है चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर जब से मैं इसमें हूँ और मैं इसके प्रोसेस को जान रहा हूँ, मुझे पता है कि चाहे फिल्म राइटिंग हो या फिर OTT राइटिंग हो, राइटिंग भी जो है अब एक टीम वर्क है, ठीक है ना। अब राइटर्स ग्रुप होते हैं, अब 4 या 5 लोग मिलके और 7 एपिसोड या 8 एपिसोड लिखते हैं। 8 एपिसोड, जिस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल इस चीज़ को समझिए कि 8 एपिसोड की वेब सीरीज जो आपको और हमको पसंद आई है, अगर वो किसी एक आदमी ने लिखा है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है, ठीक है। ऐसा होता नहीं, 4-5 दिमाग मिलते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ चीज़ों को लिखते हैं। तो फेलियर भी जो है ना वो कलेक्टिव होता है, ठीक है। और क्योंकि मेरी किताब अपने आप को या हमारी किताब अपने आप को एज ए बुक स्टैब्लिश कर चुकी है, तो हमें इस बात का वो नहीं होता है कि हमें बताना पड़ेगा कि यार हमारी किताब तो अच्छी थी लेकिन कहानी अच्छी नहीं बनी, ठीक है। किताब पता है अच्छी है, ये ज़रूर दुख होता होगा लेखकों को। मेरी चूंकि एक किताब आई है, बाकी आने वाली हैं, तो अब वो आएंगी और भगवान न करे फेल हो तो आपके सवाल का मैं जवाब दे पाऊँ। लेकिन मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि किताबों का अडेप्टेशन बढ़िया हो और मुझे ये कभी बोलने का मौका नहीं मिले कि जैसी किताबें मैंने लिखी थी वैसी एडेप्टेशन हो के नहीं आ पाई। दुख जरूर होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे लेखक इस पे वो रहे भी हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, मुझे याद आता है, आप में से कुछ जो थोड़ी उम्रदराज हों वो जानते हो, एक लेखक हुआ करते थे, जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा। उनकी एक किताब थी धड़कनें, जिन पे एक फिल्म बन के आई, चमेली की शादी। वो चमेली की शादी अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे धड़कनें और चमेली की शादी देखेंगे, तो आपको अंतर कोई नहीं दिखेगा उसमें। वासु चटर्जी ने बनाई थी वो फिल्म और उन्होंने कॉमा फुल स्टॉप तक जो है ना वो बना दिया था। लेकिन उसमें जो पंकज कपूर का रोल था, वो कल्लूमल बने थे गोल्ड डिपो वाले, उसको जिस तरह से विजुलाइज किया था ओम प्रकाश शर्मा ने, उस तरह से वो पर्दे पर नहीं आ पाई। तो उनको थोड़ी सी इस बात की खिन्नता थी कि मतलब लेकिन क्योंकि वो बहुत सरल व्यक्ति थे, बात आई गई हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर होता होगा। बाकी बहुत सारे हमने पोस्ट भी देखे हैं जहाँ लेखक इस बात से उखड़ जाते हैं कि उस तरह की कहानियाँ जैसा हमने लिखा था वैसी नहीं रही। तो हाँ, मतलब होता होगा। मेरा अनुभव अभी ऐसा नहीं है। तो आप अपनी जो किताब है 84 उसके एडेप्टेशन से आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जब देखा तो मैंने सबसे पहले रंजन जो मेरा डायरेक्टर, उसको कॉल किया और मैंने उसको यही कहा कि तुमने मेरी बुक में से जितना भी पार्ट लिया है, अगर मुझे थोड़ा भी डायरेक्शन आता तो मैं इससे शायद बेहतर नहीं कर पाता। अगर मैं खुद भी करता तो मैं इसी तरह करता। मेरी उम्मीद ये ज़रूर थी कि तुम उस लव स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट और लेते, ठीक है। लेकिन ठीक है, तुम्हारी टीम और एडिटर्स जो हैं उन्होंने देखा समझा होगा और तुम्हें जो बेहतर लगा होगा वो लगा। मैं बहुत संतुष्ट था जिस तरह का एडेप्टेशन है और मैं बहुत फॉर्चुनेट भी था कि जो पूरी टीम थी उसमें अनु सिंह चौधरी, वो खुद लेखिका हैं, वो पकड़ पाती हैं। शैलेंद्र शाह जो शो रनर थे, वो बहुत बड़े और बड़े विशद पाठक रहे हैं। उनको पता है कि क्या रखना है और किस बात को से लेखक नाराज़ हो सकता है अगर वो चीज़ नहीं रखी गई। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट था जी। कई बार ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, किताबें कितनी पढ़ते हैं। ये मेरा अनुभव जो थोड़े महीनों का रहा है। जनता स्टोर की स्क्रिप्ट राइटिंग के टाइम का एक उदाहरण मैं आपको शेयर करता हूँ। जनता स्टोर में एक कैरेक्टर है राघवेंद्र शर्मा, छात्र नेता है, मजबूत नेता। और अगर मैं नियरेस्ट उसको कहीं देखूँ, जिन्होंने उपन्यास नहीं पढ़ा उनके लिए आसान करूँ तो, अगर आपने राजनीति मूवी देखी हो और उसमें जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर था वो कुछ उस तरह का कैरेक्टर है। ये मेरे प्रोटैगनिस्ट को झगड़े से निकालने पहुंचाया और यहाँ से प्रोटैगनिस्ट की जर्नी है। एज अ राइटर मैंने उसको दोनों को यहाँ स्टैब्लिश किया है। लेकिन जो बंदा वहाँ पर मेरे साथ काम कर रहा था स्क्रिप्ट टीम में, वो ये चाहता था कि राघवेंद्र शर्मा पहले सीन में पिट जाए। तो मैंने कहा तो कैरेक्टर स्टैब्लिश होने से पहले मर जाएगा यहाँ पर। लेकिन उसको लगता है कि वो नाटकीयता बनेगी कि किसी को इतना दादा टाइप बना के ले गए और वो पिट के आ गया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो रहा है। ये हमारा डिबेट चला। लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में आइडिया कहाँ से आता है, कहता है गुड़ाल में पता है रणसा कैसे पिटा था। मैंने कहा अरे रणसा का कैरेक्टर नहीं है ये, रणसा जो है रिबेल था, वो अलग दुनिया का था, ये आदमी शातिर है। तो कई बार ये डिबेट जो हो जाती है तो वहाँ पर उनके ऊपर एक कमर्शियल प्रेशर है। उनको आजकल ये लगता है कि हर 15 मिनट में आदमी मोबाइल चेक करने लग जाता है। तो हम क्या करें कि थोड़ी देर में कुछ ऐसा हो जाए कि लगे कि अरे भाई कमाल हो गया। तो
तो कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पे कि चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये ठीक नहीं, शायद उसने सोचा हो वो ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसा पड़ा, आपने नए मसाले डाले हैं, वो मसाले सही पड़े गलत पड़े, सारा खेल वहाँ पर हो जाता है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक राइटर जब रचनाएं करता है, कविताएं कहानियां लिखता है, जब बैठता है तो एक सिटिंग में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बैठ सकता है, लिख सकता है, लेकिन वापस उठने के बाद वापस बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वापस स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप उस चीज़ को कैसे फेस करते हैं? अब मेरा जो तरीका है वो तो मैंने शेड्यूल बनाया वही है। मैं ये सबके साथ होता है, सिर्फ किताब लिखना क्यों, आप कोई भी काम करेंगे आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाएं, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। मेरा तरीका यही है कि मेरा एक डिसिप्लिन बना हुआ कि मुझे ये करना है, इतनी देर करना ही है। तो 9 से 11 की जो मैं बात कर रहा था वो लिखना है तो लिखना ही है। जिस दिन मुझे आइडिया नहीं आ रहा मैं उस दिन किताब पढ़ूंगा, पर टीवी नहीं देखूंगा, फेसबुक पे चैट नहीं करूंगा, ये सारी चीज़ें जो है बंद की जाएंगी उस दिन। ये टाइम फिक्स है तो आपका डिसिप्लिन बना रह जाता है। मेरा ये प्रोसेस है, लेकिन ये चूँकि क्रिएटिव चीज़ है, क्रिएटिव चीज़ में सब अलग तरीके से काम करते हैं। तो सत्य का प्रोसेस क्या है, सत्य बताएं। नहीं बिल्कुल, मैं आपके सवाल से ही वो एक सवाल लेना चाहूँगा कि आप जब उठ जाते हैं तो क्यों नहीं मन बनता लिखने का, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं मन बनता? अगर आप बताएं मुझे कि आपने लिखा और कविता अधूरी रह गई तो फिर क्यों नहीं मन बना लिखने का? सर उसमें ऐसा रहता है कि जब स्टार्ट करने, जब उठ जाते हैं ना, तो उठने के बाद वापस स्टोरी कुछ चेंज हो जाती है, जो लिखना चाहते हैं वो किसी और ट्रैक पे चला जाता है, तो नई नई कहानियों का निर्माण हो जाता है। और मेरे हिसाब से जब कहानियों और रचनाओं का निर्माण होता है तो वो अंधेरी रात में ही होता है सबसे ज़्यादा। अंधेरी रात में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरा प्रोसेस है बहुत सरल प्रोसेस है। मैं नहीं सोचता कि सारे लोग इससे मुतासिर होंगे, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है और आपने शुरू में ये बताया कि आप भी लिखते हैं, इसलिए मैं आपको नुस्खा देता हूँ। आप जब भी लिखें ना, मैं कहानियों की बात कर रहा हूँ, कवि नहीं हूँ इसलिए नहीं बता पाऊँगा, कहानी उपन्यास, आप सभी लोग जो लिखना चाहते हैं, तो आप ना पहले एंड डिसाइड कर लें। आप शुरुआत जहाँ से कर रहे हैं वो ठीक है, आप ये एंड डिसाइड करें कि मैं इस कहानी को कहाँ ख़त्म करूँगा। 84 शुरू कहीं से हो जाए कहीं, मुझे इन लोगों को गंगा सागर में ले जाना है, मिलाना है, या वो बिछड़ेंगे वो अलग बात है। मुझे कहानी, तब क्या होगा ना कि मैं अपनी कहानी को किसी भी तरह से उस एंड तक ले जाऊंगा। अब आपका सवाल आएगा कि सर शुरू में ही हम अपने आप को कैसे बांध लें कि यही एंड होगा। आप लास्ट में जाके एंड बदल दीजिए अगर आपको लगता है तो, ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। और क्योंकि आपको ये बात पता है, और शुक्रिया, क्योंकि आपको ये बात पता है कि आपकी कहानी का एंड ये है, तो आपके भीतर का जो लेखक है ना वो कुल बुलाएगा कि मैं अपनी कहानी को वहां ले कैसे जाऊं। आपको नींद नहीं आएगी रात में, आप अपनी कहानी कंप्लीट करेंगे, और ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी कि मैं आधे के बाद उठ गया और उसके बाद मन नहीं बना। आप दोस्तों के साथ रहेंगे ना, आप सोच के आएंगे अरे मैंने जो है ना उन दोनों को ना चाट के ठेले पे छोड़ा था मिलने के बाद, ठीक है, अब मुझे वहां से उनको लड़की को घर ले जाना है, 7 बज रहा था, ठीक है ना, या 8 बज रहा, जो भी वट एवर। तो ये है, इस तरह से अगर आप प्रोसेस रखेंगे तो। अलावा इसके अगर मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, समय है हमारे पास, हाँ, एक चीज़ ऐड कर दूं कि जैसे पहले ही बताया कि प्रायोरिटी क्या है आपकी। लेखन, मैं लिखता भी हूं और मैं लिखता ही हूं, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। बाकी सारे काम करने के बाद आप लिखते हैं, तो बाकी सारे काम करने के बाद ही फिर आप लिखने पे आएंगे। आप प्रायोरिटाइज करें कि आपको करना क्या है। अगर आपको, जैसे मैं नौकरी के अलावा, लेखन के अलावा मेरी कोई तीसरी दुनिया नहीं है, ठीक है ना, मुझे पता है कि मुझे 2 घंटे चाहे जब मिले मुझे बैठना है, मैं उस 2 घंटे में अपना लैपटॉप खोल के हो सकता है रील्स देखूं, लेकिन वो 2 घंटे में बैठूंगा, ठीक है। आप इस तरह बना लेंगे। हालांकि ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़े, जिनकी एक आध किताबें आ चुकी हैं और जिनको ये परेशानी है कि मैं चौथी 5वीं किताब कैसे लिखूं, उनके लिए है। आप ऐसा करें कि आप एंड डिसाइड करके फिर लिखना शुरू करें। शुक्रिया। बाकी आप कविताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो नवीन भैया बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन सत्र के बाद। नवीन सर, आपसे मेरा पर्सनल सवाल है कि जैसा अनमोल भैया ने बोला कि कविताओं के बारे में आपसे बात करें, आपका कविताओं पे क्या विचार है ये हम यहीं पे सुनना चाहेंगे, और आपकी पसंदीदा कविता से 2 लाइन सुनना चाहेंगे। मुझे सिर्फ कविता पसंद रही, कविताएं कभी पसंद नहीं रही है। अब मेरी कविताओं से बहुत दूरी है, और माफ़ी चाहता हूँ, कहीं भी मैं इवेंट्स में ये बात कहता हूँ तो कवि जो है बाद में जूते लेके मारने आ जाते हैं, कहते हैं तुम्हें आता ही क्या है, फिर जो कविता नहीं जानता वो क्या जानता है। लेकिन मैं कविताएं मुझे समझ में नहीं आती हैं, बिल्कुल भी नहीं आती है। अब आप बच के रहिए, न्यूज़ पढ़ भैया आपकी तरफ देख रहे हैं कि अब निकलो यहाँ से। नहीं, मैं उनका उपन्यास पढ़ रहा हूँ, कविता नहीं पढ़ूंगा। हेलो, नमस्ते सर। सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नेगेटिव रोल, विलन, एंटागनिस्ट,
इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस कैरेक्टर की क्या होती है? मतलब आपके हिसाब से जो भी हो, मोटिव या XYZ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस कैरेक्टर की क्या होती है? सवाल किससे है आपका? सर दोनों से। जो मैं समझ पाया आपका सवाल वो ये है कि जो भी नेगेटिव कैरेक्टर है वो अपने आप को क्या दिखाना चाहता है बेसिकली, है ना? प्लीज फिर से सवाल करें। सर ऑडियंस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है एक विलन के प्रेजेंस का या नेगेटिव रोल का, उसको जब अपन कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं तो कैरेक्टर का मोटिव होता है, कैरेक्टर क्या एक्शन कर रहा है कहानी में वो होता है। तो उस प्रकार से आपके हिसाब से रचना में जब वो कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है तो उसको डिफाइन करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंस जो होता है ना, उसका प्रेजेंस जिसको कहते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं फिल्मों से एग्जांपल लूँ तो आप देखें कि जब मुकेश भाई कल मुझे लगता है यहाँ थे, कल हाँ थे ही मुकेश, तो जब वो आते थे चाइना गेट में ना, तो उनका आना ही जो है ना वो फेयर क्रिएट करता था। जागीरा का जो कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया था। अगर आप दुश्मन देखें, दुश्मन में जब हमारा कैरेक्टर है पोस्टमैन बने हैं आशुतोष राणा, जब वो आते हैं ना तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती हमें डराने के लिए। हम ये फील कर जाते हैं कि अब ये कुछ ऐसा करेगा कि बहुत हीनस होगा, हमें डर लगेगा एंड ऑल दैट। गब्बर सिंह जो है वो घोड़े से जब दिखता है ना तो उसका प्रेजेंस ही ये बता देता है कि वो अब कुछ करेगा और हम डर जाते हैं एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका प्रेजेंस जो होता है, प्रेजेंस वैल्यू जो है वो हमारे एंटागनिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च भी होता है। जब आप डायरेक्टर्स के साथ बैठते हैं तो हीरो का तो ठीक है वो इस तरह से एंट्री मारेगा, हीरोइन इस तरह से एंट्री मारेगी, विलन कैसे एंट्री करेगा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव जगा सके, इस पर बहुत रिसर्च होता है। और जो अच्छा कर पाते हैं वो विलन इस्टेब्लिश हो जाते हैं। हालांकि अब तो हमारे यहाँ से वो विलन वाली चीज़ें ही ख़त्म हो रही हैं। अब सारी चीज़ें मतलब न कोई वाइट न कोई ब्लैक वाली बात, ग्रे हो गया सारी चीज़ें। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो प्रेजेंस, जो उसका फर्स्ट प्रेजेंस होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी। हीरो तभी है जब विलन है, तो विलन का एक मोटिव है, हीरो का एक मोटिव है मेरे हिसाब से। आपने जो कहा ये फिल्मों के हिसाब से शायद ज़्यादा क्लोज था, लेकिन उपन्यास की बात करें तो मेरे उपन्यासों में तो मेरा विलन वो ग्रे शेड वाला, ये आपको ग्रे शेड दिखेगा, हीरो भी ग्रे शेड वाला है। फ़र्क ये है कि किसमें वाइट शेड ज़्यादा है, किसमें ब्लैक शेड ज़्यादा है। क्योंकि जब आप दूसरी साइड से स्टोरी, हम हमेशा क्या प्रोटैगनिस्ट की तरफ से स्टोरी बताते हैं, तो हमारे एक विलन बनता है। जब भी आप दूसरी साइड की स्टोरी देखना शुरू करेंगे वही विलन आपको हीरो दिखना शुरू हो जाएगा। उसके अपने रीजंस हैं। तो नॉवल लिखते टाइम कम से कम मैं उस हिसाब से देखता हूँ कि हमें जो विलन दिख रहा है, जैसे ही आप थोड़ा सा साइड अपना चेंज करें आपको वो विलन भी हीरो दिखना शुरू हो जाएगा। सर उसमें बस एक काउंटर थॉट कि जैसे माइथोलॉजी में होता है, लेट्स से रामायण, कि राम और रावण, तो रावण की भी भक्ति करने वाला एक संघ होता है, तो वैसे ही शायद आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रावण को भी देखें आप उसे भी हीरो मान सकते हैं और आइडियलाइज कर सकते हैं एट द सेम। तो हम राम के पक्ष से हमेशा कहानी देख रहे हैं कि पत्नी का अपहरण हो गया, अपहरणकर्ता अपराधी है, लेकिन आपने कभी सुना होगा कि किसी बलात्कारी को भीड़ ने मिलकर मार डाला। आप कई बार उस पर उत्तेजित नहीं होते, आपको लगता है ठीक हुआ इसके साथ। तो अब ये साइड है ना हमारा, हम किसके साइड से देख रहे हैं। अब आप रावण की तरफ से देखिए, उसकी बहन की नाक काट दी गई, एक भाई के नाते उसको क्या करना था, ये अपराध है ना। हम बात करते हैं आँख के बदले आँख नहीं, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर आप उसकी साइड से देखिए तो उसकी अपनी स्टोरी है। उसने ये जो किया उसका कोई सीता में इंटरेस्ट नहीं था, उसको अपनी बहन का बदला लेना था, तो राम को जिस चीज़ से कष्ट पहुंचता है उसने वो कर दिया। तो अगर आप उसकी साइड से देखेंगे तो आपको ये कहानी का एंगल दिखेगा। राम की तरफ से हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता के आदेश पर चले गए, इतने अच्छे आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण ने जो किया वो अपनी भाभी की रक्षा के लिए किया, तो उनकी साइड से आप देखेंगे वो कहानी है। तो सबका अपना साइड है। सर मेरा सवाल है, मेरा नाम रोशन है। हर युग में सोच बदलती है, जनता बदलती है। 70, 80, 90 और आज के युग में जनता बदलती है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो जो सोच है, शब्दों की गहराई, शब्दों का चयन, हर युग में लेखक बदलता है। तो शब्दों का चयन किस प्रकार किया जाए कि जो लेखक है उसकी लेखनी भी जिंदा रहे, उसकी सोच भी जिंदा रहे और आने वाले युग में भी लोग जाने चाहें, और जो भूतपूर्व युग के लोग हैं वो भी जाना चाहें, मगर लेखनी ना मरे कभी। शब्दों का चयन इस तरह से किया जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, पाठक क्या पढ़ रहा है। देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ,
1930s में हम जाएंगे, जब 40s में, खास 30s और 40s में, उस समय जब पांडे बेचन शर्मा उग्र लिखा करते थे, जिस तरह की बात वो लिखा करते थे, जिस तरह की उनकी भाषा प्रांजल भाषा थी, उनके बरक्स जो है वो कुशवाहा कांत लिखा करते थे। कुशवाहा कांत को लोकप्रिय लेखक या पल्प राइटर कहा जाता था। आज के डेट में जब आप कुशवाहा कांत को पढ़ेंगे ना आज, तो गंभीर लेखक भी उस भाषा में नहीं लिख रहे हैं, उन शब्दों का चयन नहीं कर रहे हैं जो कुशवाहा कांत 30s में करते थे। समय बदला, 30s में जिस भाषा को चलताऊ कहा जाता रहा होगा वही चलन में आ गई। तो आज जब चलन में आ गई तो वो भाषा जो है आज प्रांजल हो गई। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जिन शब्दों को यूज़ में ला रहे हैं, उसी तरह के शब्द जो है वो चलन में रहते हैं और उसी के बरक्स जो है फिर और चलताऊ शब्द आते जाते हैं। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हो सकता है कि 50 साल बाद जो है इस भाषा को कहा जाए कि और प्रांजल हो गई, इस भाषा को कहा जाए कि और डेलिकेट हो गई, और जो चलताऊ भाषा है वो इसके बरक्स चलती रहती है जो भाषा, उसको कहा जाएगा वो। तो यही है कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, जो हम जिस तरह की भाषा उपयोग कर रहे हैं, लेखक उसी भाषा में लिखता है जी। और कई बार मैं कथानक का भी रोल मानता हूँ, इन एडिशन टू हम क्या पढ़ रहे हैं। कथानक किस तरह का है, जैसे मैंने दोनों उपन्यास की बात की कि अलग अलग आयु वर्ग ने इसको पसंद किया। जनता स्टोर छात्रों की कहानी है, तो वहाँ पे भाषा उसी तरह की जो वो छात्र यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब 2.5-4 मीडिया की बात करता है तो मीडिया के टर्म्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। बलात्कार की घटना उसके अंदर है तो उसको लेके जिस तरह की बातें हैं वैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपके कथानक के साथ भी ये चीज़ें होंगी। और निश्चित तौर पे आई थिंक हम सब जो अभी के राइटर्स हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आज की हमारी बोलचाल की भाषा है हम उसके साथ कनेक्ट हों। ऐसा ना रहे कि हिंदी के साथ और वो डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाए पाठकों का, वो कनेक्शन बना रहे। तो वो जो आम बोलचाल की भाषा हम उसके साथ ही इसको कनेक्ट कर रहे हैं। नवीन भैया, आपसे एक कविता सुनाने का जिक्र आया था, अनुरोध आया था, तो आपने मैं बहरा हूँ, आज दुग्गल जी बहरे हो गए। आपने कविता सुनाई, लेकिन हम चाहेंगे कि सत्या भैया कविता सुनाए। कल तुम लोग मिलके मुझसे गाना गवा रहे थे और गाना गाने से पहले निकल गए वहाँ पे। जब तक नंबर आया मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गए। मुझे बहुत अच्छी तरह से इस बात का इम्कान है कि मेरी आवाज़ कैसी है, और मुझे कम से कम गाना तो नहीं गाना चाहिए। हाँ, कविता एक वक्त में लिखा करता था जो मैंने छोड़ दी। उसके पीछे का रीज़न ये रहा कि मुझे दिखा इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं आप लोगों के सामने इस बात को मानना चाहूँगा कि मुझसे बहुत बेहतरीन शायर और बेहतरीन कवि जो है इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, जिनको इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी किताबें छपे या ना छपे, वो लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो मैंने कविताएं लिखनी छोड़ दी। 2011-12 तक मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, तुमने कहा है, और अब मेरे भीतर का कवि भी जाग गया है, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। उसके पहले एक छोटी सी बात सुना दो, चुटकुला जैसा है। आप लोगों में से बहुत लोगों को याद भी होगा, दूरदर्शन का ज़माना हुआ करता था। एक हॉल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दौड़ा रहा था और तीसरा व्यक्ति बैठ के देख रहा था। दौड़ते आगे वाला व्यक्ति भागे जा रहा है, पीछे वाला व्यक्ति थक गया। तो जो बैठा हुआ था उसने पूछा उससे कि अरे भाई, इसको क्यों दौड़ा रहे हो? तो उसने कहा, जानते नहीं हो, वो कवि है। तो जो बैठा हुआ था उसने पूछा, कवि है तो इसमें इतनी परेशान होने की, दौड़ाने की क्या बात है? कह रहा, दौड़ाने की बात यह है कि वो अपनी सुना गया, मेरी नहीं सुन रहा। ठीक। तो कवियों के साथ एक समस्या है, वो तुरंत जो है ना, वो भीतर से एक आग आ जाती है कि कुछ सुना दिया जाए। तो जैसा तुमने कहा है, मैं कोशिश करता हूँ। सुना है, उससे पहले मैं इस आग पे बताऊं कि जब रक्षराज सिंह जी का सेशन चल रहा था, नीचे से किसी ने कहा कि मैंने एक कविता लिखी और मैं यहाँ से सुनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी सेशन है, क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। यकीन मानिए वहाँ जाकर उन्होंने जब तक कविता नहीं सुनाई और कुछ नहीं हो पाया। अब आप सुनाए। एक छोटी सी कविता अभी मैं देख रहा हूँ दिसंबर 27, 2011 को लिखी थी मैंने, मैं आपको सुना दूँ। उन्वान है अधूरा सा कुछ। कविता यूं है कि मफलर का एक सिरा फंस गया हो जैसे, ठीक वैसे यादें उघड़ती जाती हैं। यादें तब की जब भूल जाया करता था Y2K समस्या, और याद रहते थे मीर और बशीर। यादें तब की जब तुम्हारी जुल्फ़ें लंबी थीं और परेशानियां छोटी। यादें तब की जब किंग्स और परेटो बोझिल थे और इन्हें बांचने वाले बेदिल। यादें तब की जब दोस्तों ने पहली दफ़ा दिखाए थे सिगरेट के छल्ले और तुमने पहली दफ़ा दिखाई थी आंखें। यादें तब की
जब प्याज पर गिरती थी सरकार और प्यार पर उठते थे तलवार। यादें तब की जब तुमने बदली थी निगाहें और हमने बदला था शहर। याद की तासीर अब भी कायम है, तेरे मफलर सा ही मुलायम है। फ़र्क इतना है कि किरदार बदल लिए हमने। अब तुम मेरी कहानियों में परी हो और मैं तुम्हारे अफसानों में राजकुमार। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल हो किसी का तो पूछ लीजिए, ऐसा मौका मिलता नहीं है कि हम लोग इतनी फुर्सत से बैठ के जवाब दें। अच्छा, हम ऐसे लेखक हैं ना जो खाली कुर्सियां देख के भी ऊर्जावान हो जाते हैं। आज तो भरी हुई है, ठीक है ना? तो आपके पास सवाल हो आप बिल्कुल पूछ लें, हमारा खून ही बढ़ेगा। एक सवाल और आया है, इस सवाल के बाद हम फिर 2 सवाल आए, इन 2 सवाल के बाद हम सत्र समाप्त करेंगे। तो 2 जगह माइक पहुंचा दिया जाए प्लीज। कृपया आप लोग हाथ दोबारा खड़े कर लें क्योंकि उन्हें दिखा नहीं है। अच्छा, 3 सवाल हैं। जी सर। आपने OTT प्लेटफॉर्म की बात की कि उसमें गालियां और ये होना जरूरी है किरदार के हिसाब से। तो प्रेमचंद ने और पुराने लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी जो आज तक जीवित है, उन्होंने तो कभी गाली गलौज का यूज ही नहीं किया। और प्रेमचंद के किरदार तो गांव के थे, अनपढ़ गंवार जिनको हम बोलते हैं। बहुत सही सवाल है सर, इसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। अव्वल तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेट करने में कहीं दिक्कत हुई कि OTT में गालियाँ ज़रूरी है। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि मैंने या नवीन ने ऐसा कुछ कहा हो। मैंने जिस बात से ये सवाल निकला होगा वो ये होगा कि जब मैंने अपनी किताब बनारस टॉकीज़ की बात की होगी तो मैं जिस आयु वर्ग के लिए लिख रहा था वहाँ मैंने मैसेज किया। आता हूँ मैं आपके सवाल पे सर, क्योंकि पिछले 6 साल से मैं ये सवाल इतनी बार झेल चुका हूँ कि मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है कि किस लेखक ने कहाँ कहाँ कौन सी गालियाँ दी हैं। ठीक है, बहुत, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा कि मैं इस एग्जाम्पल में देता रहता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसलिए मैं दूँ। आधा गांव एक किताब थी डॉक्टर आई मासूम रजा की, हम सबों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ें, क्लास 6 है। आधा गांव में आधी किताब में गालियाँ ही हैं, ठीक है। उनसे कहा गया, जब वो रेहन वो टोपी शुक्ला लिख रहे थे मुझको, तो उनसे कहा गया कि यार तुमने अगर आधा गांव में गालियां नहीं लिखी होती तो इसे जो है ना वो अवार्ड मिलता, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ, मुझे ध्यान नहीं, अवार्ड मिलता। बड़ा अच्छा जवाब दिया था रजा साहब ने। उन्होंने कहा था कि देखो यार, मेरे किरदार जो है ना वो अगर श्लोक पढ़ेंगे मैं श्लोक लिखूंगा, अगर वो गालियां देंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं गालियां लिखूं या वहां 5 डॉट डाल दूं। 5 डॉट डालना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि फिर पाठक अपने मन से गाली निकाल लेगा, ठीक है। तो जो मेरे किरदार देते हैं वो मैं लिखता हूं। उन्होंने बाद में मेरा मतलब, मैं अपनी मेमोरी से ही बता रहा हूं, टोपी शुक्ला पे ही उन्होंने लिखा है कि इस किताब में एक भी गाली नहीं है, लेकिन ये किताब अपने आप में ही एक गाली है, ठीक है। और उन्होंने उसके बरक से जवाब दिया था। तो देखिए होता क्या है कि मैं फिर इस बात को बढ़ाऊं कि जब 84 में दंगाई जो है किसी सिख को पकड़ के और बिना किसी मकसद के मार रहे हैं, तो वो महोदय महाशय करके तो नहीं मारेंगे, ठीक है ना। वहाँ उनका गुस्सा है, गुस्सा जो है वो इसी तरह से निकलता है, तो वहाँ लिखना पड़ता है। ज़बरदस्ती गालियाँ डालने के मैं हमेशा खिलाफ, गालियाँ ही डालने के मैं फिर अपनी बात को सुधारूं कि किसी भी सभ्य समाज में गालियों की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम पूर्णतः सभ्य समाज में रहते भी नहीं हैं, हम फिर उसी तरह ग्रे एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, तो वो पात्र देते हैं गाली। फिर मैंने कहा कि अगर डायलॉग्स में गाली है तो वो पात्र दे रहा है, अगर नैरेटिव्स में गाली है तो आप मुझे बोलें। शुक्रिया। हेलो सर, मेरा नाम शुभम है। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी जो किताब पे जो OTT के लिए एडॉप्टेशन हुआ है 84 का, तो जैसे आपकी कहानियों में सर आपने जो बात बताई कि जो फैक्ट्स होते हैं, जो घटना के जो फैक्ट्स होते हैं वो रहते ही रहते हैं, तो सर आप जैसे आपके एडॉप्टेशन, आपके किताब का जो एडॉप्टेशन हुआ है उससे आप सेटिस्फाई हैं, लेकिन अब अगर कोई डायरेक्टर आपको बोले कि आप एक प्लॉट दे दो हमें, मतलब एक कहानी दे दो, तो आपका माइंडसेट अब वो पाठक वर्ग के लिए नहीं होगा, मतलब एक ऑडियंस रीच वो भले ही OTT पे देख ले उसे,
तो आप वहाँ पे सेक्रीफाइस करता है एक राइटर, जैसे आपने जो बात बताई थी कि डॉट्स और कॉमा भी कवर हो जाता है, तो वहाँ पे आप ये आपके लिए ये हो सकता है कि आप वहाँ पे सेक्रीफाइस कर दो एज अ राइटर? अच्छा, मैं कहूँगा आप लोग जो सवाल कर रहे हैं वो सारे सवाल जो है वो डायरेक्ट मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे बड़ा मज़ा भी आ रहा है सवाल का जवाब देने में। इतने सवाल मुझसे होते नहीं हैं नॉर्मली, 2-3 में ख़त्म हो जाते हैं। सवाल आपका बड़ा अच्छा था। मैं बताऊं, देखिए जैसे आपने बताया कि OTT में जब चीज़ें आती हैं, मैंने पहले ही बताया कि मैं वो चेंजेस कर लेता हूं कि किताब के लिए मुझे क्या लिखना है, उसके लिए मुझे क्या लिखना है। बट जब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे OTT के लिए लिखना है, तो मैं तो कनपट्टी मार भी लिखूंगा, ठीक है ना। वो अगर कहेंगे कि मुझे सीरियल किलर की स्टोरी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ये साहित्य नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकता, ठीक है। मैं लेखक हूँ और मैंने ये माना है कि मैं फिल्मों के लिए लिखूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कनपट्टी मार किताब नहीं लिखूं, ठीक हो, मैं वो OTT के लिए लिखूं और वहाँ फिर मैं देखूं कि वो कितना उससे न्याय कर पाते हैं एंड ऑल दैट। तो अगर सीरियल किलिंग की कोई किताब है जो आउट एंड आउट कमर्शियल किताब है, या सॉरी आउट एंड आउट कमर्शियल कंटेंट है, सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो OTT के लिए जाए या फिल्मों के लिए जाए, किताबें उस पर नहीं आए। जी। हेलो सर। सर मेरा सवाल है कि यूजुअली जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम कविताओं से शुरू करते हैं, ये मेरा विचार है। एंड आफ्टर सम टाइम हमारे पास कविताएं ख़त्म हो जाती हैं और हम प्रोज पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या ये राइटर ब्लॉक का हिस्सा है या थोड़ा समझ से परे है? तो आप कुछ गाइड कर सकें तो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि कविताएं बंद हों तो ही कहानी होगी। दोनों चीज़ें साथ भी चल सकती हैं। मेन चीज़ है कि आप व्यक्त कैसे करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर सारी कहानी है। कविताएं ख़त्म भी कैसे होंगी? आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कविताएं लिखें चाहे कहानी, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हर रोज़ एक कहानी यहाँ निकल के आती है। जैसे एक कहानी तो मुझे ये समझ में आ रही कि किसी ने सवाल पूछा था, किताब लोग नहीं पढ़ते, फिल्म देख लेते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पूछे गए 90% सवाल 2 राइटर्स से जिनके उपन्यास हैं, उपन्यास के बारे में कम और फिल्मों के बारे में ज़्यादा पूछे गए। तो आप सोसाइटी जो चेंज हो रही है, तो आप उस चेंजिंग सोसाइटी के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। उसके ऊपर आप कविता लिखें, कहानी लिखें, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, रोज़ आपके पास एक नई चीज़ है लिखने को। तो मैं ये नहीं मानता कि ये प्रोसेस है कि आप कविता होगी उसके बाद ही कहानी होगी, ऐसा कुछ मेरे विचार से नहीं है। सत्य अगर सहमत हो तो। हमारे गेस्ट आ चुके हैं, तो अब इसको हम समाप्त करते हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारे गेस्ट नहीं आए थे इसलिए तो हम लोग इतने देर से रोक के रखे थे? नहीं वो मतलब हमें बता। अरे बहुत बढ़िया। अब देख रहे हैं हिंदी लेखकों की स्थिति क्या हो रही है। फिलर्स में यूज किए जा रहे हैं हम लोग अब। बाकी मैं जो सवाल पूछा गया उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि हम लोग पहले कविताएं लिखते हैं। तो मैंने कहानी कई सारी लिखी, कविताएं तो मैंने एक भी नहीं लिखी है। आपके साथ भी ऐसा ही है, तो जरूरी नहीं कि हम कविताएं से शुरू करें, कहानी से व्यक्ति। हाँ, मुझे लगता है कि आप दोनों नहीं, मैं थोड़ा सा जोड़ दूँ और फिर बात को ख़त्म करूँ। मैं आपसे सहमत हूँ, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है कि हम शुरुआत जो है वो कविताओं से करते हैं और फिर गद्य की तरफ बढ़ते हैं। उसका रीज़न ये रहा है कि हम जो है वो शब्दों से परिचित होते जाते हैं, भावनाओं से परिचित होते जाते हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी भावनाओं को कविताओं में समेट नहीं पाते, तो फिर हम छोटी कहानियों की तरफ जाते हैं और उपन्यास की तरफ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ, एक्सेप्शन उसमें नवीन है, लेकिन बाकी मैं जितने लोगों को जानता हूँ उन्होंने कविताओं से ही चीज़ें शुरू की और फिर कहानियों की तरफ बढ़े। आप, मुझे लगता है कि सही है जी। तो आप सभी के इतने अच्छे सवालों के लिए धन्यवाद, और आप दोनों का भी धन्यवाद इतने अच्छे जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया इंदौर, बहुत शुक्रिया हमें, मतलब क्या कहते हैं, 2 गुना समय देने का और इतने प्यार से सुनने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस बार ये फाइनल वाला धन्यवाद है, वापस नहीं आ रहे हम लोग।